Zero to Professional English Course, a creation of Habib Riaz. English text reading and understanding practice. Lesson number 13, The Ashes That Made Trees Bloom, Part 1. For a better experience of the course, you should buy our book, Golden English, Intermediate Level 2, 0 to Professional English Guide, a golden gift for English learners. What is inside the book? This book is very beneficial for intermediate level students. It contains part of speech, auxiliary verbs or modals, some additional structure of English sentences, 20 stories for Urdu to English practice, direct and indirect, 20 lessons for English text reading and understanding, 35 lessons for English speaking practice, and many more things. I am sure that my book, Golden English, would be a perfect need for English learners, as this will serve as a complete guide to improve their English skills, starting from zero knowledge to advanced levels. Especially translation, English text understanding, and speaking skills, whether starting from zero knowledge to advanced levels. Error is human nature, so if you notice any mistakes in the book, please do not hesitate to inform me. I would be grateful for this act of kindness. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे। आज हम पढ़ेंगे अपना सबक नंबर 13 और आज के सबक में हम बात करेंगे द आइशेस डेट मेड ट्री ब्लूम, यानी कि इसका मतलब है एक ऐसी राख जो दरख्तों को तरोताज़ा कर देती है, यानी ऐसी राख जिसकी वजह से दरख्तों में फूल आ जाते हैं, दरख्त या पेड़ जो है फलने फूलने लगते हैं। और एक कहानी है, जापानी कहानी है, जिसके 2 हिस्से हैं। पहले हिस्से में जो बात की गई है वो ये है कि एक आदमी है, बहुत मेहनती आदमी है, उसकी कोई औलाद नहीं है, उसके पास सिर्फ एक कुत्ता है उसका, ठीक है, और वही कुत्ता उसी का सब कुछ होता है। कुत्ता बड़ा वफादार होता है और किसान जो होता है, फार्मर होता है, किसान होता है, उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। एक मर्तबा किसान जो है कहीं जा रहा होता है और उसका कुत्ता उसके साथ होता है और अचानक कुत्ता जो है उसको खींचने लगता है, किसान को, एक ऐसी जगह पर जो बिल्कुल उसके पीछे होती है। फिर वहाँ पर वो अपनी पंजे मारने लगता है, खरोचने लगता है। तो किसान सोचता है कि ये तो खेल रहा है, लेकिन वो फिर बहुत ज़्यादा जब वो वैसा करने लगता है तो फिर उसको लगता है कि देखना चाहिए क्या। तो जैसे वो कुदाल मारता है तो देखता है कि वहाँ पर जो है ज़मीन के अंदर जो है सोने चांदी के ढेर पड़े हुए हैं। तो फिर वो वहाँ से उनको निकालता है और अमीर हो जाता है। फिर वो घर वापस जाता है और अपने पड़ोसियों को दावत में बुलाता है, जो गरीब होते हैं उनको पैसे वैसे देता है। फिर कुछ उसका एक पड़ोसी होता है जो बहुत ज़्यादा मक्कार होता है, हसद करने लगता है इससे। तो एक दिन वो कुत्ते को बुलाता है और वही तजर्बा करता है जो कुछ किसान किए होता है, यानी उस कुत्ते को लेके जाता है और जो है वहाँ पर कुत्ते को लेके जाता है, उससे कहता है कि आप मुझे भी बताओ कहाँ सोना है, अपने पैर मारो। तो चूँकि वो एक मिरेकल होता है, एक मोजिज़ा होता है किसान के साथ, ये भी वही करना चाहता है, ओके, लेकिन कुत्ता जो है नहीं करता है। तो उसके साथ ये लोग ज़बरदस्ती करते हैं, ओके, और जब ज़बरदस्ती करते हैं तो कुत्ता झूठे ही ऐसे हाथ पैर मारने लगता है। तो उस ज़मीन को खोदते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि जो है मरी हुई बिल्ली की लाश होती है, छोटी मरी बिल्ली की जो लाश होती है वहाँ पर होती है, उससे बदबू आती है। तो बजाय ये कि सोना निकले, उनके साथ ये मामला पेश आता है। तो इससे जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, ओके, और फिर क्या करते हैं, कुत्ते को मार डालते हैं और फिर उसी को वहाँ पर दफना देते हैं। बाद में पता चलता है किसान को, तो बहुत ज़्यादा रोता है बच्चे की तरह जो है, क्योंकि उसका बच्चा था मान लीजिए। तो जिस तरह से बच्चे के खोने पे लोग रोते हैं, ये भी रो रहा था, बहुत ज़्यादा परेशान था। खैर अब उसको जाना पड़ा क्योंकि वो मर चुका था। तो जब वो गया तो रात में उसने ख्वाब देखा कि, और कुत्ता उससे कह रहा था कि आप जो है उस पेड़ के नीचे जाइए और वहाँ पर जो पेड़ है उसको आप काट लीजिए, ओके, और यानी कि उसको जो दफनाया गया था एक पेड़ के नीचे दफनाया गया था।
तो कुत्ता ख्वाब में आता है और कहता है उस पेड़ के नीचे जाइए, इस पेड़ से आप जो है अपने लिए एक जो है चक्की बनाइए और एक जो है ओखली बनाइए और फिर आप उसमें अपनी चीज़ें डाल करके, यानी कि चावल वगैरह डाल करके आप पेस्ट्री बनाएंगे। तो जो है वो जाता है किसान और वही करता जो कुछ कुत्ता ख्वाब में उससे कहता है। वहाँ से लकड़ी काट के लाता है, उससे जो है चक्की बनाता है और ओखली बनाता है और फिर कूटना शुरू कर देता है। और जैसे ही वो केक बनाने जाता है और जैसे ही उसको उड़ेलता है तो वहाँ पर केक के बजाय उस पर, यानी कि जो कुछ उसने बनाया होता है, तो जब जैसे ही वो उनको जो है उड़ेलता है हंडी को, चटनी वगैरह को या जो कुछ उसने बनाया था, तो वहाँ पर खाने की चीज़ के बजाय सोने के ज़र्रात निकल रहे होते हैं। ओके। और फिर ये चीज़ उसका वो पड़ोसी देख लेता है या पड़ोसन देख लेती है जो हसद कर रही होती है इससे। वो भी वही चीज़ करती है लेकिन उसके साथ उसका उल्टा होता है। यानी जब वो ओखली बनाती है और जब वो चक्की बना लेती है और वो कूटती उठती है किसी चीज़ को और जब वो पलटती है तो वहाँ पर सोने के बजाय क्या निकलता है? सोने के बजाय वहाँ पर कीड़े मकोड़े निकलते हैं, जिससे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। तो एक्चुअल में ये उस ओखली को चुरा ले जाते हैं गालिबन। ठीक है, वो उससे उधार लेके जाते हैं या चुरा कर लेके चले जाते हैं और फिर उससे वो करना चाहते हैं जो उस किसान आदमी ने किया था ताकि सोना निकले। लेकिन सोना निकलने के बजाय वहाँ पर उसके साथ क्या होता है, कीड़े मकोड़े निकलते हैं। तो वो गुस्सा हो जाते हैं और फिर उसको, क्योंकि लकड़ी का होता है, उसको जला देते हैं। ठीक है, और उसको टुकड़े करके उसको जला देते हैं। और इसके पहले हिस्से में यहीं तक बात की गई है, बाकी इसका दूसरा हिस्सा जिसमें आगे बात की जाएगी। तो आज हम इसी कहानी को पढ़ेंगे। तो मैंने एक खाका, एक स्ट्रक्चर आपके ज़हन में पेश कर दिया ताकि कहानी को समझने में आपके लिए आसानी हो। ओके गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सबक। और हमारा जो सबक है वो है लेसन 13, लेसन नंबर 13, द एशेस डेट मेड ट्रीज ब्लू। और इसमें बात की गई है एक राख के बारे में, या उन राखों के बारे में जो है दरख्तों में, पेड़ों में फूल उगा देती हैं या जिनकी वजह से फूल उग जाते हैं। तो आगे कह रहे हैं बिफोर यू रीड, कबल कि आप पढ़े, यानी आपके पढ़ने से पहले मुकदमे के तौर पर कुछ बातें बताना चाहते हैं राइटर साहब। वो कहते हैं कि दिस इज अ स्टोरी अबाउट एन ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग ओल्ड कपल एंड देयर पेट डॉग। द नेबर्स आर ट्रबलसम एंड द डॉग डाइज अ सैड डेथ। The spirit of the dog gives solace and support to his master in unexpected way. Okay? तो इसमें क्या कह रहे हैं बिफोर यू रीड, आपके पढ़ने से पहले, दिस इज अ स्टोरी, ये एक कहानी है, अबाउट एन ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग ओल्ड कपल, एक ईमानदार और मेहनती जोड़ों के बारे में, बुजुर्ग जोड़ों के बारे में। जोड़ों का मतलब मियाँ बीबी आप कर देंगे। ओके, तो ये एक कहानी है जो है बूढ़, यानी कि ईमानदार मेहनती और मेहनती बूढ़े मर्द औरत की या बुजुर्ग जो है मियाँ बीवी की एक कहानी है। ओके, जो कि ऑनेस्ट है और हार्ड वर्किंग है, यानी मेहनती और ईमानदार है, उनके बारे में ये कहानी है। और किसके बारे में? एंड देयर पेट्स डॉग, और उनके पालतू कुत्ते के बारे में कहानी है। पेट का मतलब पालतू। ओके। द नेबर्स आर ट्रबलसम, और उसके जो पड़ोसी हैं, आर ट्रबलसम, वो परेशान कुन है। ट्रबलसम का मतलब परेशानी पैदा करने वाले। ओके, तो उसके जो है उसके जो पड़ोसी हैं वो परेशानी पैदा करने वाले हैं, परेशान करने वाले हैं। एंड द डॉग डाइज अ सैड डेथ, और कुत्ता जो है वो मर जाता है। कैसे? अ सैड डेथ, एक बुरी मौत। सैड का मतलब अफसोस या उदास, या डेथ का मतलब मौत। तो उदास मौत के बजाय यानी बुरी मौत हम कह सकते हैं इसको, यानी उसको बुरी तरह से मार दिया जाता है। ओके, एंड द डॉग डाइज अ सैड डेथ, और कुत्ता जो है वो बुरी मौत मर जाता है, या इतना मर, यानी कि उदासी के साथ मर जाता है। तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए मैंने बुरी मौत से कर दिया, क्योंकि इसको कत्ल कर दिया जाता है, तो इसलिए मैंने बुरी मौत कहा। द स्पिरिट ऑफ द डॉग गिव सोलेस, तो जो कुत्ते की जो रूह होती है, स्पिरिट का मतलब रूह, द स्पिरिट ऑफ डॉग, कुत्ते की रूह, गिव सोलेस, वो तसल्ली देती है, एंड सपोर्ट, और सहारा देती है किसको? टू हिज मास्टर, अपने मास्टर को, इन अनएक्सपेक्टेड वेज, गैर मुतवक्का या गैर मुतवक्का तरीक़ों के ज़रिए। इनका मतलब में होता है
यानी जिसकी तवक्को नहीं की जा सकती है, ऐसे तरीक़ों के ज़रिए आप कर दें। मैं के बजाय किस में कर देंगे, तरीक़ों के ज़रिए या तरीक़े से। तरीक़े में यहाँ पर थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन इंग्लिश में आपका यही होगा। ओके, सो द स्पिरिट ऑफ द डॉग, कुत्ते की जो रूह है, गिव्स सोलेस, वो तसल्ली देती है, एंड सपोर्ट और सहारा देती है, टू हिज मास्टर इन अनएक्सपेक्टेड वे, अपने मास्टर को गैर उम्मीद, यानी जिसकी उम्मीद नहीं की जा सकती है उसके तरीके से, गैर मुतवक्का तरीके से। ओके, तो ये एक खाका पेश किया इन्होंने। आगे देखते हैं क्या हुआ। कह रहे हैं इन द गुड ओल्ड डेज ऑफ द डेमियोज, इन द गुड ओल्ड डेज ऑफ डेमियोज there lived an old couple whose only pet was a little dog. Having no children, they loved it as though it were a baby. The old dame made it a cushion of blue crepe, and at mealtime Muku, for that was its name, would sit on it as snug as any cat. The kind people fed the pet with tidbits of fish from their own chopsticks and all the boiled rice it wanted. ओके, यहाँ तक हम पहले तर्जुमा करते हैं। तो इसमें कह रहे हैं इन द गुड ओल्ड डेज, इन द गुड ओल्ड डेज, इसका लफ्ज़ी तर्जुमा होगा कि बेहतरीन पुराने दिनों में, ऑफ द डेमियोज। डेमियोज जापान की एक कौम है, बिरादरी है, जापान का एक डायनेस्टी है, यानी सल्तनत है, उसको उसको डेमियोज कहते हैं। ओके, डेमियोज। तो ओके, तो एंड ऑल गुड ओल्ड डेज का लफ्ज़ी तर्जुमा होगा कि अच्छे पुराने दिन। ठीक है, लेकिन इसका हम तर्जुमा कैसे करेंगे? इससे उसका तर्जुमा हम करेंगे इन द गुड ओल्ड डेज ऑफ डेमियोज, यानी कि डेमियोज के पुराने ज़माने में या डेमियोज के अच्छे दिनों में। तो यहाँ पर अच्छे दिनों के लिए सुनहरे दिनों में आप कर सकते हैं। ओके, तो सल्तनत डेमियोज के सुनहरे पुराने दिनों में। ओके, देयर लिव्ड एन ओल्ड कपल, एक जो है बुजुर्ग मियाँ बीवी रहते थे। देयर का तर्जुमा नहीं करेंगे, लिव्ड एन ओल्ड कपल, ओल्ड का मतलब पुराना, कपल का मतलब जोड़ा, यानी मियाँ बीवी। ओके, तो एक बुजुर्ग मियाँ बीवी रहते थे। हुज ओनली पेट वाज अ लिटिल डॉग, हुज ओनली पेट वाज, जिनका पालतू था, वाज अ लिटिल डॉग, सिर्फ एक पालतू कुत्ता, एक छोटा कुत्ता। ओके, हुज ओनली पेट वाज, जिनका पालतू जानवर था, वो क्या था? अ लिटिल डॉग, जो कि एक कुत्ता था। ओके, तो देयर लिव्ड एन ओल्ड कपल, की एक पुरानी जो है जोड़ी रहती थी, यानी बुजुर्ग खातून और शौहर रहते थे, मियाँ बीवी रहते थे। हुज ओनली पेट वाज अ लिटिल डॉग, जिनका जो है सिर्फ एक छोटा सा कुत्ता ही पालतू जानवर था। हैविंग नो चिल्ड्रेन, हैविंग का मतलब रखना, नो का मतलब नो, चिल्ड्रेन का मतलब बच्चे। तो हैविंग नो चिल्ड्रेन का तर्जुमा होगा कि कोई बच्चे ना रखते हुए। हैविंग नो चिल्ड्रेन का लफ्ज़ी तर्जुमा होगा कोई बच्चे ना रखते हुए या कोई बच्चे ना रख कर। लेकिन इसको हम थोड़ा सा बदल देंगे और वजह में चेंज कर देंगे और कहेंगे हैविंग नो चिल्ड्रेन, कोई बच्चा ना होने की वजह से। हैविंग नो चिल्ड्रेन, कोई बच्चा ना होने की वजह से। दे लव्ड इट, वो लोग इससे मोहब्बत करते थे, वो लोग इससे मोहब्बत करते थे। एज दो, गोया की, एज दो का मतलब होगा गोया की। ठीक है, एज दो का मतलब होगा गोया की, लेकिन इसको आप कह सकते हैं ऐसा लगता था कि। एज दो का लफ्ज़ी तर्जुमा होगा गोया की, गोया की भी तर्जुमे से आप इसका तर्जुमा करेंगे सही होगा। आप यहाँ कह सकते हैं ऐसा लगता था कि, जो कि बिल्कुल अलग है, इससे मैच नहीं है, मैं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूँ कहानी का लिहाज करते हुए। तो आप यहाँ पर गोया की भी कह सकते हैं और ऐसा लगता था कि। इट वर अ बेबी, ये एक बच्चा हो। इट वर, ये इस तरह से इस्तेमाल करते हैं ख्वाहिश का माना अदा करने के लिए, जैसे इफ़ आई वर अ डॉक्टर, कि अगर मैं एक डॉक्टर होता, वरना यहाँ पर वाज होता। ठीक है, ये सिर्फ एक ही तरह का एक जुमला है जिसमें हम वर्ड इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, ख्वाहिश का माना अदा करने के लिए। ठीक है, सो इट वर अ बेबी, गोया कि वो एक बच्चा हो।
द ओल्ड डेम मेड इट अ कुशन ऑफ ब्लू क्रेप. द ओल्ड डेम मेड इट अ कुशन ऑफ ब्लू क्रेप. सो द ओल्ड डेम का मतलब होता है बूढ़ी औरत. ओके, द ओल्ड डेम बूढ़ी औरत, मेड इट ने इसके लिए बनाया. द ओल्ड डेम मेड इट कि बूढ़ी औरत ने इसे बनाया, यानी इसके लिए बनाया क्या, अ कुशन एक तकिया, ऑफ ब्लू क्रेप. और क्रेप का मतलब होता है एक बारीक सा कपड़ा, एक खास कपड़ा होता है, तो इसलिए क्रेप ही करेंगे, या बारीक कपड़ा भी आप कर सकते हैं. बारीक कपड़े का एक तकिया इसके लिए बनाया. आसान सा जुमला है. द ओल्ड डेम मेड इट अ कुशन ऑफ ब्लू क्रेप कि बूढ़ी जो औरत थी उसने इसके लिए ब्लू यानी नीले रंग का जो बारीक कपड़ा था उसका एक तकिया बनाया. एंड एट मील टाइम, एंड एट मील टाइम और खाने के दौरान, मील टाइम का मतलब खाने का वक्त, और खाने के वक्त मुकू, यहाँ पर मुकू वुड सिट, ये असल में ठीक है, फॉर डेट इट वॉज इट्स नेम, ये एक अलग से बात कही गई है. मुकू के बारे में बता रहे हैं, फॉर क्योंकि डेट वॉज इट्स नेम, ये उसका नाम था, यानी कुत्ते का नाम था. यहाँ पर ये जो फॉर डेट वॉज इट्स नेम है, ये इसके बारे में मान में इजाफा करने के लिए है, अलग सी बात है. तो असल जुमला है मुकू वुड सिट ऑन इट. ओके, ये असल जुमला है. तो मुकू वुड सिट ऑन, मुकू कौन है, फॉर डेट वॉज इट्स नेम, क्योंकि उसका नाम था इसलिए उसने मुकू यूज किया है. तो यहाँ पर वुड का माना यहाँ पर मुसलसल कोई काम करते रहना, ये माना अदा करने के लिए हमने इस्तेमाल किया, इसलिए हमने कहा मुकू वुड सिट, मुकू बैठता था, ऑन इट इस पर, एज स्नग एज एनी कैट, वैसे ही लिपट कर. स्नग का मतलब होता है लिपटना, चिमटना. ओके, एज स्नग एज एनी कैट, यानी कि उसी तरीके से चिपट कर जिस तरह से कोई बिल्ली चिपटती हो, यानी बिल्ली किसी बिल्ली के चिपटने की तरह वो वहां पर बैठ जाता था. ओके, यानी उस तकिए पर. ओके गाइस, तो द काइंड पीपल फेड द पेट विद tidbits ऑफ फिश फ्रॉम देयर ओन चॉपस्टिक्स. सो द काइंड पीपल, जो रहमदिल लोग थे, यानी मियाँ बीवी थे, लोग ही तर्जुमा करेंगे. पेट द पेट, फेड द पेट, फीड का मतलब खिलाना होता है, पेट का मतलब पालतू जानवर, यानी उनका जो पालतू जानवर था यानी कुत्ता. सो यहाँ पर हम इसको पालतू जानवर से कर देंगे. ओके, पालतू कुत्ता से कर देंगे. सो द काइंड पीपल फेड द पेट कि जो रहमदिल इंसान थे वो पालतू कुत्ते को खिलाते थे, विथ टिडबिट्स ऑफ फिश, मछली के छोटे छोटे टुकड़े. टिडबिट का मतलब होता है लजीज खाना. ओके, तो आप कह सकते हैं मछली का बना हुआ लजीज खाना उसे खिलाते थे. किससे, फ्रॉम देयर ओन चॉप स्टिक्स, अपने खुद के चॉप स्टिक्स से. चॉप स्टिक्स एक तरह का मतलब चम्मच होता है जिसका इस्तेमाल चीन के लोग करते हैं या जापान के लोग करते हैं. तो चम्मच होता है खास तरह का, उसको चॉप स्टिक बोलते हैं. तो उनका जो खुद का चॉप स्टिक्स था, इसलिए हम इसका तर्जुमा चॉप स्टिक से ही करेंगे. जो उनका चॉप स्टिक्स था खास, उन्हीं के जरिए वो उस पालतू कुत्ते को लजीज खाना मछली का खिलाते थे. ओके, यहाँ पर खिलाया नहीं करके खिलाते थे से करेंगे, क्योंकि पास्ट का तर्जुमा 3 तरीके से होता आपको बताया हूँ. राइट. एंड ऑल द बॉइल्ड राइस इट वांटेड, और क्या करते थे, और वो खिलाते थे ऑल द बॉइल्ड राइस, वो तमाम उबला हुआ चावल, इट वांटेड जिसे ये चाहता था. ओके, तो जो भी चावल ये चाहता था वो उसे खिलाते थे अपने चम्मच के जरिए. ठीक है, तो 2 चीजें खिलाते थे, एक तो मछली का बना हुआ लजीज खाना, और दूसरा उबला हुआ चावल जिसे वो चाहता था और जितना चाहता था उसको वो खिलाते थे. किसके जरिए, अपने खुद के चॉपस्टिक के जरिए. ओके, तो ये तर्जुमा हुआ इस हिस्से का. तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा. आगे देखते हैं क्या हुआ. आगे कह रहे हैं कि thus treated the dumb creature loved its protectors like a being with a soul. तो thus treated कि इस तरह का व्यवहार, ट्रीट का मतलब होता सलूक करना. ओके, thus treated इस तरह का व्यवहार पाने की वजह से, इसको हम थोड़ा सा जो है चेंज कर देंगे. thus treated इस तरह का व्यवहार पाने वाला होगा, यानी इस तरह का व्यवहार पा करके, या इस तरह का सलूक पा करके, द डम क्रिएचर कि जो डम का मतलब गूंगा, जो गूंगी मखलूक थी या जो गूंगा जानदार था आप कह सकते हैं, लव्ड इट्स प्रोटेक्टर्स, उसने अपने
मुहाफिजीन को चाहा या पसंद किया या उनसे मोहब्बत की, लाइक अ बीइंग विद अ सोल, लाइक अ बीइंग विद अ सोल, गोया कि वो एक जो है रूह से जुड़े हुए हो, यानी एक रूह के साथ जुड़े होने की तरह उसने जो है उनसे मोहब्बत की, यानी पूरी दिलो जान से वो अपने मुहाफिजीन को चाहता था क्योंकि वो उसके साथ जो है बहुत ही अच्छा सलूक करते थे। ओके, तो इस लाइन का तर्जुमा हुआ, इसका माना हुआ। आगे क्या हुआ? द ओल्ड मैन बीइंग अ राइस फार्मर वेंट डेली विद हो और sped into the fields working hard from morning until O Tento Sama, as the sun is called, had gone down behind the hills. Every day the dog followed him to work, never once harming the white heron that walked in the footsteps of the old farmman to pick up the worms, for the old fellow was patient and kind to everything that had life and often turned up a sword on purpose to give food to the birds. आगे क्या कह रहे हैं? आगे कह रहे हैं कि द ओल्ड मैन, कि जो बूढ़ा आदमी था, बीइंग अ राइस फार्मर, एक किसान, चावल का किसान होने के नाते, बीइंग का मतलब होना, तो यहाँ पर होने के नाते या होने की वजह से, तो बीइंग अ राइस फार्मर की एक जो है चावल का किसान होने की वजह से, द ओल्ड मैन वेंट डेली, जो बूढ़ा आदमी था वो रोजाना जाता था, विद हो और स्पेड, कुदाल या फावड़े के साथ, कहां पर? इनटू द फील्ड्स, खेतों में, वर्किंग हार्ड, और वो काम करता था, फ्रॉम मॉर्निंग, सुबह से, अंटिल ओ टेंटोसामा हैड गॉन डाउन। ओ टेंटोसामा यानी सूरज के माने में इन्होंने लिया है, यहाँ पे बता रहे एज द सन इज कॉल्ड, जैसा कि सूरज कहा जाता है, तो गोया कि जापान में या चाइना में हो सकता है ओ टेंटोसामा कहते हैं वो लोग, तो यहाँ पर उसने यही इस्तेमाल कर लिया है। ओके, तो एंड वर्किंग हार्ड, वो सख्त मेहनत करता था, फ्रॉम मॉर्निंग, सुबह से, अंटिल ओ टेंटोसामा, यहाँ तक कि जो सूरज था, हैड गॉन डाउन, वो नीचे चला जाता था, बिहाइंड द हिल्स, पहाड़ियों के, यानी सुबह से शाम तक वो मेहनत करता था। ओके, यहाँ पर जो वर्किंग हार्ड, मेहनत करते हुए वो जाता था, ये थोड़ा सा अगर आप इसको स्ट्रक्चर के नए से देखें तो जो मैंने तर्जुमा किया वो अलग है। मैंने इसका तर्जुमा किया वर्किंग हार्ड, यानी मेहनत करता था, इसका मतलब वाज वर्किंग हार्ड, और यहाँ पर कोई वाज नहीं है, तो मैंने जो है स्ट्रक्चर या जो कॉन्टेक्स्ट है उसका लिहाज करते हुए ऐसा तर्जुमा किया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको थोड़ा सा बदलेंगे, एंड वाज वर्किंग हार्ड, और वो मेहनत करता था वहां जा करके। ठीक, यहाँ पर आप वाज पोशीदा मान सकते हैं। ओके, आगे क्या हुआ? एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क, रोजाना कुत्ता उसके पीछे जाता था, टू वर्क, काम पर, यानी जो हिम टू वर्क यानी काम के लिए उसके पीछे जाता था, यानी वो आदमी जो है काम के लिए जाता था तो उसके पीछे पीछे कुत्ता भी जाया करता था। ओके, सो एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क, कि काम तक जाते हुए वो उसके पीछे पीछे कुत्ता भी जाता था। फॉलो का मतलब पीछे पीछे जाना या पीछे पीछे चलना, ठीक है, फॉलो करना नहीं होगा, यानी उसके पीछे पीछे भी जाता था कुत्ता भी। नेवर वंस हार्मिंग द वाइट हेरॉन, नेवर वंस, कभी भी नहीं, ताकीद के लिए, नेवर का मतलब कभी नहीं, वंस का मतलब एक मर्तबा, यानी कभी भी एक मर्तबा नहीं, यानी कभी भी नहीं, हार्मिंग द वाइट हेरॉन, नुकसान पहुंचाते हुए सफेद बगुले को, हेरॉन का मतलब होता है बगुला, डेट वॉक इन द फुट स्टेप्स, अब ये डेट वॉक इन द फुट स्टेप्स ये बगुले की सिफत है कि उसने जो है नेवर वंस हार्मिंग, उसने कभी नहीं नुकसान पहुंचाया या वो कभी नहीं नुकसान पहुंचाता था, लेकिन लफ्जी तर्जुमा होगा कि वो आदमी के पीछे पीछे जाता था सफेद बगुले को नुकसान पहुंचाए बगैर। ठीक है, सफेद बगुले को कभी भी नुकसान पहुंचाए बगैर वो उसके पीछे पीछे जाता था, ये लफ्जी तर्जुमा हो, लेकिन मैंने बदल दिया थोड़ा सा, नेवर वंस हार्मिंग, और कभी नुकसान नहीं पहुंचाता था, किसको? द व्हाइट हेरॉन, सफेद बगुले को। अब आगे बता रहे हैं, डेट वॉक्ड इन द फुट स्टेप्स, जो बगुला चलता था इन द फुट स्टेप्स ऑफ द ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी के निशानात कदम या कदम के निशानात में। ठीक है, किस लिए? टू पिक अप द वॉर्म्स, टू पिक अप द वॉर्म्स, कीड़ों को चुगने के लिए, क्योंकि हंस जो होते हैं, जो बगुला होता है वो कीड़े खाते हैं ना,
तो जब किसान जाता था तो मान लीजिए इसने यहाँ पर पैर रखा तो यहाँ पर कीड़े आ जाते होंगे, तो उनके पीछे पीछे ये जाता था और जो कीड़े वहाँ पर निकलते थे उनको खा लेते था। तो ये कुत्ता वो जो ये कुत्ता था उसने उनको कभी नुकसान नहीं पहुंचा, यहाँ पे ये कह रहे हैं। ओके, नेवर वंस हार्मिंग द व्हाइट हेरॉन, तो जो कुत्ता था उसने कभी नुकसान नहीं पहुंचाया सफेद बगुले को। डेट वॉक इन द फुट स्टेप्स, जो बूढ़े आदमी के निशानाते कदम के पीछे पीछे या निशानाते कदम में चलता था। टू पिक अप द वर्म्स, कीड़ों को चुगने के लिए। ठीक, ये इसका माना हुआ। फॉर, क्योंकि द ओल्ड फेलो वाज पेशेंट, कि जो बुजुर्ग जो है साथी था, वाज पेशेंट, वो साबिर था, एंड काइंड, और वो रहम दिल था, टू एवरीथिंग, हर उस चीज के लिए, डेट हैड लाइफ, जिसके पास जिंदगी हो, यानी हर जानदार चीज के तई वो रहम दिल था और साबिर था। हैं? ओके, तो इसका कुत्ता यानी वो आदमी जो था वो काफी रहम दिल था, तो इसका कुत्ता भी इसीलिए कुछ नहीं कहता था। एंड ऑफन टर्न्ड अप अ सोर्ड, और वो जो आदमी था रहम दिल था और वो क्या करता था, आगे बता रहे, एंड ऑफन, और अक्सर, टर्न्ड अप अ सोर्ड, सोर्ड का मतलब होता है ढेला। ढेला का मतलब क्या होता है, जमीन, यानी कि कोई दरख्त आप उखाड़ें तो जो उसका जो आखिरी सिरा होता है उसमें जो मिट्टी होती है ना, उसको ढेला बोलते हैं। ओके, ढेला सूखा भी होता है, लेकिन यहाँ पर मुराद वो हिस्सा है जिसमें जो है छोटा मोटा हिस्सा बाकी रह जाता है घास वगैरह का, उसको बोलते हैं, तो इसको हम ढेले से तर्जुमा कर रहे हैं। एंड ऑफन टर्न अप, और वो अक्सर पलट देता था, अ सोड, ढेले को, ऑन पर्पस, इस मकसद से, टू गिव फूड टू द बर्ड्स, चिड़ियों को खाना देने के लिए। यानी जो ढेला होता है, अगर आप खेत में गए हो तो आप अगर उखाड़ेंगे किसी पेड़ को या किसी घास को उखाड़े तो जो नीचे जो हिस्सा होता है वहां पर अक्सर कीड़े आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वही सीन बता रहा है। तो उस ढेले को उलट देता था, क्योंकि ढेला मान लीजिए ये है, अब इसके नीचे कीड़े रहते हैं, तो उलट देगा तो कीड़े ऊपर आ जाएंगे, तो वहां पर यही माना गया रहा। ठीक है, एंड ऑफन टर्न अप, और जो आदमी था बूढ़ा वो अक्सर उलट दिया करता था, अ सोड, ढेले को, ऑन पर्पस, टू गिव फूड टू द बर्ड्स, चिड़ियों को खाना देने के मकसद से। ओके, चिड़ियों को खाना देने के मकसद से वो उनको पलट देता था। ओके, ये माना हुआ इस पैराग्राफ का। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं और देखते हैं। वन डे द डॉग केम रनिंग टू हिम, पुटिंग हिज पॉज अगेंस्ट हिज लेग्स एंड motioning with his head to some spot behind. The old man at first thought his pet was only playing and did not mind it, but the dog kept on whinnying and running to and fro for some minutes. Then the old man followed the dog a few yards to a place where the animal began a lively scratching, thinking it was possibly a buried bone or bit of fish. The old man stuck his hoe in the earth when lo, a pile of coal gleamed before him. Okay, आगे कह रहे वन डे, एक दिन, द डॉग केम रनिंग टू हिम, कुत्ता उसके पास दौड़ते हुए आया। पुटिंग हिज पॉज अगेंस्ट हिज लेग्स, अपने पंजों को उसके पैरों के बरखिलाफ रखते हुए। यहाँ पर पैरों के बरखिलाफ लिखने का मतलब जैसे उसके पैर है तो उसके पैर पर रखा, यहाँ पर मतलब है उसके पैरों पर अपने पंजों को रखते हुए। एंड मोशनिंग विद हिज हेड, और अपने सर को हिलाते हुए, हरकत में लाते हुए, टू सम स्पॉट, कुछ जगह पर, बिहाइंड, पीछे, यानी पीछे कोई जगह थी, ठीक है, उसकी जानिब अपने सर को हिलाते हुए। सम स्पॉट बिहाइंड यानी पीछे की जानिब कुछ जगह की तरफ अपने सर को हिलाते हुए और अपने पंजों को उसके पैरों पर रखते हुए। ठीक है, पुटिंग हो गया यहाँ पर, कुत्ता आया। ठीक, ये आपका तर्जुमा हुआ। द ओल्ड मैन एट फर्स्ट थॉट, द ओल्ड मैन एट फर्स्ट यानी एट फर्स्ट मतलब पहले, सो असल में एट फर्स्ट द ओल्ड मैन थॉट। ठीक, सो द ओल्ड मैन एट फर्स्ट की पहले बूढ़े आदमी ने थॉट सोचा, हिज पेट वॉज ओनली प्लेइंग, कि उसका कुत्ता सिर्फ खेल रहा था। ये लफ्जी तर्जुमा हुआ, लेकिन खेल रहा है हमसे करेंगे उर्दू में, कि उसका कुत्ता सिर्फ खेल रहा है। एंड डिड नॉट माइंड इट, और इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया।
ओके, डू नॉट माइंड का मतलब ध्यान देना या सीरियसली लेना, संजीदगी के साथ लेना भी बोलते हैं। इसे बोलते हैं डू नॉट माइंड, बुरा मत मानना। ठीक है, तो यहाँ पर संजीदगी से लेने के माने में, यानी मेरी बात को दिल पे मत लेना या संजीदगी से ना लेना। ठीक है, तो यहाँ पर करें एंड डिड नॉट माइंड इट, और जो बूढ़ा आदमी था उसने इसको संजीदगी से नहीं लिया, इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, ये माना है यहाँ पर। बट द डॉग केप्ट ऑन विनिंग, लेकिन कुत्ता जो है वो आह आह करते रहे। विन का मतलब होता है आह करना, कराहना, यानी कुत्ते की आवाज निकालना। कुत्ते की आवाज निकालने का मतलब भूखना नहीं है, बल्कि उनकी जो अपनी आवाज होती है वहां पर ये माना है। ओके, सो बट द डॉग केप्ट ऑन विनिंग, लेकिन कुत्ता जो है आवाज निकालता रहा। कीप ऑन का मतलब कोई काम मुसलसल करना, तो यहाँ पर आवाज निकालता रहा। एंड रनिंग, और दौड़ता रहा। टू एंड फ्रो, आगे एंड पीछे। फॉर सम टाइम्स, कुछ मिनट तक। ओके, तो लेकिन कुत्ता कुछ मिनट के लिए या कुछ मिनट तक या कुछ देर तक भी आप कर सकते हैं, आगे पीछे दौड़ता रहा और अपनी यानी कराहने की या आवाज निकालता रहा। देन द ओल्ड मैन फॉलो द डॉग, देन द ओल्ड मैन फॉलो द डॉग, फिर जो बूढ़ा आदमी है वो कुत्ते के पीछे गया। अ फ्यू यार्ड्स, कुछ गज। टू अ प्लेस, एक ऐसी जगह, विद एनिमल बिगेन अ लिवली स्क्रचिंग, जहां पर जानवर ने जो है, लिवली का मतलब बिल्कुल सामने, स्क्रचिंग का मतलब होता है पंजे मारना, यानी बिल्कुल सामने पंजे मार रहा था। ओके, तो टू अ प्लेस वेयर द एनिमल बिगेन अ लाइवली स्क्रचिंग, कि जो है द ओल्ड मैन फॉलो द डॉग, कि जो बूढ़ा आदमी था वो कुत्ते के पीछे पीछे गया। अ फ्यू यार्ड्स, कुछ गज तक यानी कुछ दूर तक। टू अ प्लेस, एक ऐसी जगह, वेयर द एनिमल बिगेन अ लाइवली स्क्रचिंग, जहां पर जानवर ने शुरू कर दिया अ लाइवली स्क्रचिंग, यानी लाइवली स्क्रचिंग का मतलब पूरे जोश के साथ पंजे मारना या खरोचना या खोदना। ओके, तो जहां पर जो है जानवर पूरे जोश के साथ खरोचने लगा या जमीन खोदने लगा। ओके, थिंकिंग इट वॉज पॉसिबली अ बरीड बोन, थिंकिंग मतलब ये सोचते हुए या ये सोच कर, इट वॉज अ पॉसिबली कि हो सकता है, अ बरीड बोन कि ये एक जो है दफनाई हुई हड्डी हो। बरीड का मतलब दफनाना, बून का मतलब हड्डी, बरीड बून का मतलब दफनाई हुई हड्डी। और बिट ऑफ फिश या मछली का टुकड़ा। द ओल्ड मैन स्टक हिज हो इन द अर्थ, बूढ़े आदमी ने अपने कुदाल को जमीन पर दे मारा। तो थिंकिंग ये सोचते हुए, ठीक है, ये सोचते हुए बूढ़े आदमी ने ऐसा किया, ये माना है। तो थिंकिंग इट वॉज पॉसिबली अ बरीड बोन और बिट ऑफ फिश, ये सोचते हुए इट वॉज पॉसिबली कि ये मुमकिना तौर पर था, लेकिन हम करेंगे मुमकिना तौर पर हो। अ बरीड बोन, एक दफनाई हुई हड्डी, और अ बिट ऑफ फिश या मछली का टुकड़ा। तो ये सोचते हुए कि शायद की, पॉसिबली का मतलब शायद की। ओके, ये सोचते हुए कि शायद यहाँ पर हड्डी हो या मछली का टुकड़ा हो। द ओल्ड मैन स्ट्रक हिज हो इन द अर्थ, बूढ़े आदमी ने, बुजुर्ग आदमी ने अपने कुदाल को जमीन पर दे मारा। वेन, तभी, लो, देखते ही, ये ताज्जुब के लिए, जब कोई चीज अचानक हो जाए तब उसको बोलते हैं वेन, लो, तभी। ओके, तभी, वेन लो का मतलब तभी। अ पाइल ऑफ गोल्ड ग्लीम बिफोर हिम, अ पाइल ऑफ गोल्ड, सोने की ढेर, ग्लीम, चमक उठी, बिफोर हिम, उसके सामने। ओके, तो जैसे ही उसने जमीन पर मारा तभी उसके सामने सोने की ढेर चमक उठी। ओके, तो यहाँ पर ये माना हुआ इस पैराग्राफ का। तो उम्मीद करता हूँ कि ये पैराग्राफ आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। आगे है 10 in an hour the old couple were made rich, the good souls bought a piece of land, made a feast for their friends, and gave plentifully to their poor neighbors. As for the dog, they petted him till they nearly smothered him with kindness. Okay, आगे हुआ कि 10 इस तरह से in an hour, एक घंटे में, the old couple were made rich, जो बुजुर्ग जोड़ा था वो अमीर हो गया, अमीर बना दिया गया, लफ्ज़ी तर्जुमा होगा कि उन्हें अमीर बना दिया गया, यानी वो अमीर हो गए। ओके, इस तरह से जो बूढ़े
कपल थे, बूढ़ा जो जोड़ा था वो 1 घंटे में अमीर हो गया। द गुड सोल्स बॉट अ पीस ऑफ लैंड। गुड सोल्स का, सोल का मतलब रूह, द गुड सोल्स यानी अच्छी रूह ने बॉट अ पीस ऑफ लैंड, ज़मीन का एक टुकड़ा खरीदा। तो यहाँ पर गुड सोल्स का मतलब ये बुजुर्ग आदमी जो थे यानी मियाँ बीवी जो थे, जो नेक थे, उनको उन्होंने गुड सोल से ताबीर किया है। सो द गुड सोल्स, तो बुजुर्ग या नेक रूह थी यानी जो ये नेक इंसान थे, बॉट अ पीस ऑफ लैंड, उन्होंने ज़मीन का एक टुकड़ा खरीदा, यानी ज़मीन खरीदी आप कर सकते हैं। तो ज़मीन का टुकड़ा खरीदा कहने की ज़रूरत नहीं है, ज़मीन खरीदी कह दीजिए आप, क्योंकि ज़मीन को इंसान खरीदेगा तो टुकड़ा ही लेगा, पूरी ज़मीन तो कोई खरीद नहीं सकता है। तो यहाँ पर टुकड़े का माना कहने की ज़रूरत नहीं है, ज़मीन खरीदा। मेड अ फिश फॉर देयर फ्रेंड्स। मेक अ फिश का मतलब दावत करना। मेड अ फिश, दावत बनाई यानी दावत की, फॉर देयर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के लिए, यानी अपने दोस्तों की दावत की। ज़मीन खरीदी, अपने दोस्तों की दावत। एंड गेव प्लेंटीफुली टू देयर पुअर नेबर्स, और उन्होंने दिल खोल कर खर्च किया या दिया। प्लेंटीफुली का मतलब बकसरत, बहुत ज़्यादा। एंड गेव प्लेंटीफुली, और दिल खोल कर दिया, टू देयर पुअर नेबर्स, अपने गरीब पड़ोसियों को। ओके, तो और उन्होंने अपने गरीब पड़ोसियों पर दिल खोल कर खर्च किया, दिल खोल कर खर्च किया। ओके, एज फॉर द डॉग, जहां तक कुत्ते की बात है, एज फॉर द डॉग का तर्जुमा कैसे करेंगे? जहां तक कुत्ते की बात है, दे पेटेड हिम, उन्होंने उसको थपथपाया, टिल दे नियरली स्मोदर्ड हिम, यहाँ तक कि उन्होंने उसका गला घोट दिया, विद काइंडनेस, रहम दिली के साथ। ओके, तो ये आपका लफ्जी तर्जुमा हुआ कि जहाँ तक कुत्ते की बात है, उन्होंने कुत्ते को उतनी जो है काफ़ी देर तक उन्होंने उसको थपथपाया, यहाँ तक कि उन्होंने जो है उसका तकरीबन गला ही घोट दिया, काइंडनेस यानी रहमदिली के साथ, यानी बहुत ज़्यादा प्यार किया, यानी बहुत ज़्यादा थपथपाया। और जब आप देखते हैं कि जब आप किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं तो गले पे भी हाथ रखते हैं, उसका गला दबाते हैं, ठीक है। अगर आपके पास बच्चा है तो आप उसके साथ खेलते होंगे, तो ये चीज़ भी आपने फील की होगी है, प्यार में भी आप गला दबा देते हैं, उसका गला घुट भी जाता है, ऐसा भी होता है। तो यहाँ पर वही शिद्दत बता रहा है राइटर, ठीक है, कि यानी उन्होंने उसको थपथपाया, उससे प्यार किया, यहाँ तक कि तकरीबन उन्होंने उसका गला घोट दिया था रहमदिली के साथ, यानी बहुत ज़्यादा उन्होंने उस पर रहमदिली दिखाई, बहुत ज़्यादा उन्होंने उससे प्यार किया। तो ये तर्जुमा है इस पैराग्राफ का। उम्मीद करता हूँ कि ये पैराग्राफ आपके समझ में आया होगा। आगे चलते हैं और देखते हैं क्या हुआ। तो आगे की जो कहानी है वो है नाउ इन द सेम विलेज, कि अब आगे बात कर रहे हैं। नाउ का मतलब अब, यानी आगे की बात ये है कि नाउ का लफ्ज़ी तर्जुमा होगा अब, लेकिन यहाँ पर होगा आगे। बात ये है कि इन द सेम विलेज, की उसी गांव में, देयर लिव्ड अ विकेड, इसको आप विग नहीं पढ़ेंगे, विकेड, ओके। देयर लिव्ड अ विकेड ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ, कि उसी गांव में जो है एक मक्कार, ओके, बूढ़े मियाँ बीवी रहते थे, या बूढ़ी जोड़ी रहती थी, यानी मियाँ बीवी रहते थे, मक्कार थे वो, ठीक है। यहाँ पर ये माना हुआ इसका। नॉट अ बिट सेंसिटिव एंड काइंड। अब यहाँ पे थोड़ा सा जुमले में इजाफा कर रहे हैं और माना बता रहे हैं कि नॉट अ बिट, थोड़ा सा भी नहीं, सेंसिटिव संजीदा, एंड काइंड और रहमदिल, यानी जो ये मियाँ बीवी थे ये थोड़े से भी न तो संजीदा थे और न ही रहमदिल थे। और उनकी आगे की खूबी बयान कर रहे हैं, हु हैड ऑलवेज किक्ड, जो हमेशा जो है, इसका लफ्जी तर्जुमा होगा जिन्होंने हमेशा लात मारा था, एंड स्कोल्डेड और डांटा था, ऑल डॉग्स, स्कोल्ड का मतलब डांटना होता है, ऑल डॉग्स, तमाम कुत्तों को, व्हेन एवर एनी पास, जब भी कोई गुजर जाता था, देयर हाउस, उनके घर से। तो यहाँ पर इसका लफ्जी तर्जुमा होगा डांटा था या डांट चुके थे, लेकिन यहाँ पर इनकी आदत को बतला रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर इसका तर्जुमा होगा कि जो हमेशा जो है लात मार कर भगा देते थे। किक का मतलब लात मारना, लात मारकर भगाना भी, इस माने में भी हम इसको ले सकते हैं। तो हमेशा लात मारकर भगा दिया करते थे और डांट दिया करते थे, ऑल डॉग्स, तमाम कुत्तों को, ठीक है, तमाम कुत्तों को लात मारकर या डांट कर भगा दिया करते थे। व्हेन एवर एनी पास देयर होम, जब भी कोई कुत्ता उनके घर के पास से गुजरता, ओके। व्हेन एवर, जब भी, एनी पास, एनी मतलब एनी डॉग,
जब भी कोई कुत्ता गुजरता। यहाँ पर पास्ट का मतलब लफ्ज़ी तर्जुमा होगा कोई कुत्ता गुजरा, ये लफ्ज़ी तर्जुमा होगा, लेकिन यहाँ पर ये माना नहीं होगा, बल्कि जब भी कोई कुत्ता गुजरता तो ऐसा करते। तो यहाँ पर ये माना इसने इस्तेमाल किया है। ओके, अब आगे क्या हुआ, आगे है हियरिंग ऑफ देयर नेबर्स गुड लक। हियरिंग का मतलब सुनना, ऑफ देयर नेबर्स गुड लक अपने पड़ोसियों की अच्छी किस्मत को। ओके, तो लफ्ज़ी तर्जुमा होगा कि अपने पड़ोसियों की अच्छी किस्मत को सुनना, यानी सुनकर। ठीक है, तो अपने पड़ोसियों की अच्छी किस्मत को सुनने पर या सुनकर। ठीक है, दे कोक्स द डॉग इनटू देयर गार्डन, उन्होंने उनके कुत्ते को अपने बागीचे में बहलाया या फुसलाया। कोक्स का मतलब होता है बहलाना फुसलाना। ठीक है, और इनटू देयर गार्डन तो दे कोक्स द डॉग, उन्होंने कुत्ते को बहलाया, इनटू देयर गार्डन यानी बहला कर ले गए। तो कोएक्स इनटू समवेयर का मतलब बहला कर किसी को ले जाना। ठीक है, तो दे कोक्स द डॉग इनटू देयर गार्डन, वो कुत्ते को बहलाकर अपने बागीचे में ले गए। एंड सेट बिफोर हिम, और उसके सामने सेट कर दिया। सेट करने का मतलब सेट करना, तरतीब देना, लगाना या पेश करने के माने में भी। ठीक है, चूँकि यहाँ पर तरतीब से सारी चीज़ें लगाए थे, इसलिए यहाँ पर इसने सेट इस्तेमाल किया, यानी लगा देना यानी पेश करना। एंड सेट बिफोर हिम, और उसके सामने लगा दिया या पेश कर दिया, बिट्स ऑफ फिश की मछली के टुकड़े, एंड अदर डेंटीज, और दूसरे मज़ेदार खाने। ओके, तो गार्डन में बागीचे में लेकर गए और उसके सामने मज़ेदार खाने और मछली के टुकड़े लगा दिए। होपिंग, अब यहाँ पर होपिंग का मतलब उम्मीद करते हुए, यहाँ पर आईएनजी का तर्जुमा किससे करेंगे, उम्मीद करते हुए। ही वुड फाइंड ट्रेजर फॉर देम, कि वो उनके लिए खजाना ढूंढेगा। फाइंड का मतलब पता लगाना या ढूंढना, ट्रेजर का मतलब खजाना। ओके, और यहाँ पर उड का तर्जुमा किससे करेंगे, उड का तर्जुमा आप गागी से करेंगे। होपिंग उम्मीद करते हुए, ही वुड फाइंड ट्रेजर फॉर देम, कि उनके लिए खजाना ढूंढेगा। बट द डॉग, लेकिन कुत्ता, अब ये बीइंग अफ्रेड ऑफ द क्रूअल पेयर ये अलग बात है, एक सिचुएशन है, असल में है बट द डॉग वुड नेदर ईट नॉर मूव। बट द डॉग नेदर ईट नॉर मूव, कि ना तो कुत्ता हिल रहा था और ना ही खा रहा था। क्यों, बीइंग अफ्रेड ऑफ द क्रूअल पेयर, जालिम जोड़े के डर की वजह से। ओके, अफ्रेड ऑफ का मतलब डरना, तो बीइंग अफ्रेड ऑफ डर की वजह से या डरे हुए होने की वजह से या डरा हुआ होने की वजह से, किससे, द क्रूअल पेयर जालिम जोड़े से। ये ठीक है, तो आप इसका तर्जुमा डरा हुआ होने से भी कर सकते हैं या डर की वजह से भी कर सकते हैं। और यहाँ पर उड़ का तर्जुमा आप किससे करेंगे, उड़ का तर्जुमा आप करेंगे कोई काम मुसलसल करना। ठीक है, गा गी से यहाँ पर इसका तर्जुमा नहीं होगा, और मैंने आपको वहाँ पर पढ़ाया था। सो बट द डॉग, लेकिन कुत्ता, वुड नीदर ईट नॉर मूव, ना तो वो खा रहा था ना ही हरकत कर रहा था। क्यों, बीइंग अफ्रेड ऑफ द क्रूअल पेयर, जालिम जोड़े या जालिम मियाँ बीवी के डर की वजह से या उनसे डरे हुए होने की वजह से, कुत्ता ना तो हिल रहा था और ना ही खा रहा था। तो ये इस पैराग्राफ का तर्जुमा हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पैराग्राफ समझ में आया होगा। आगे चलते हैं और देखते हैं कि अगले पैराग्राफ में किस चीज़ को लेकर के बात की गई है। अगले पैराग्राफ में कह रहे हैं, देन दे ड्रैग्ड हिम आउट ऑफ डोर्स टेकिंग अ स्पेड एंड hoe with them. No sooner had the dog got near a pine tree growing in the garden than he began to paw and scratch the ground as if a mighty treasure lay beneath. Quick, wife, hand me the spade and hoe, cried the greedy old fool as he danced with joy. तो देन फिर दे ड्रैग्ड हिम आउट ऑफ डोर्स, ड्रैग का मतलब घसीटना या घसीट कर ले जाना। सो ड्रैग समवन आउट ऑफ समथिंग, किसी को कहीं से घसीट कर ले जाना। ओके, सो देन फिर दे ड्रैग्ड हिम आउट ऑफ द डोर्स, वो उसे दरवाजों से घसीट कर बाहर ले गए। ठीक है, ले गए से तर्जुमा करेंगे घसीट कर ले जाना। सो आउट ऑफ डोर्स, दरवाजों से यानी घर से, कई सारे दरवाजे रहे होंगे, तो वो दरवाजों से उसे घसीट कर बाहर ले गए।
टेकिंग अ स्पेड, किस हालत में? टेकिंग अ स्पेड, एक फावड़ा लेते हुए, एंड हो, और एक कुदाल विद हिम, अपने साथ। तो अपने साथ एक कुदाल और फावड़ा लेते हुए उसे घसीटकर बाहर ले गए दरवाजों से, यानी घर से बाहर ले गए, या गार्डन में थे वहां से बाहर ले गए। ठीक। नो सूनर हैड द डॉग गॉट नियर अ पाइन ट्री। नो सूनर का मतलब जल्द ही नहीं, लेकिन यहाँ पर नो सूनर और देन आ जाता है तो इसका मतलब है जैसे ही या जूं ही। नो सूनर देन का मतलब जूं ही या जैसे ही। ओके। नो सूनर हैड द डॉग गॉट नियर अ पाइन ट्री, कि अभी जो है कुत्ता, पाइन ट्री का मतलब, पाइन ट्री, देखिए पाइन ट्री, पाइन के कई सारे माने हो सकते हैं, नाशपाती भी हो सकता है, अनानास भी हो सकता है। तो पाइन ट्री के कई माने हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इसका जो माना लेंगे वो सनूबर का दरख्त या पाइन ट्री ही के माने में ले लें। कोई एक खास दरख्त था जो पाइन ट्री के नाम से जाना जाता था। सो नियर अ पाइन ट्री, वो उसे लेकर गए। नो सूनर हैड द डॉग गॉट, गेट नियर का मतलब करीब पहुंचना। गेट के माने होते लेना, पाना, हासिल करना, ठीक है, लेकिन इसका माना होता है कहीं जाने के माने में भी। ठीक है, इसके कई सारे माने हैं। गेट का मतलब समझना भी होता है, जैसे आप कहते हैं डिड यू गेट माई पॉइंट, क्या मेरी बात या मेरा नुक्ता आपको समझ में आया। तो यहाँ पर गेट नियर का मतलब होगा करीब पहुंचना। पाइन ट्री, सनूबर का दरख्त या पाइन ट्री भी आप कह सकते हैं। सो नो सूनर हैड द डॉग गॉट नियर अ पाइन ट्री, कि अभी कुत्ता जो है पाइन ट्री या पाइन सनूबर के पेड़ के पास पहुंचा भी नहीं था। अभी ग्रोइंग इन द गार्डन, ये सिफत है ट्री की। ठीक है, ग्रोइंग इन द गार्डन यानी वो पौधा, ये वो पेड़ जो बागीचे में बढ़ रहा था, उग रहा था। देन तभी, ही बिगेन टू पॉ, वो पंजे मारने लगा। पा का मतलब पंजा भी होता है, पंजा मारना भी होता है। सो ही बिगेन टू पॉ, पंजे मारने लगा, एंड स्क्रैच द ग्राउंड, और जमीन खरोचने लगा। ओके। सो नो सूनर का तर्जुमा आप अभी पहुंचा ही नहीं था कि, ये भी कर सकते हैं, और इसका तर्जुमा आप कर सकते हैं जैसे ही वो पहुंचा। ओके। सो जैसे ही कुत्ता बागीचे में बढ़ते हुए पाइन ट्री के करीब पहुंचा, वैसे ही वो जमीन पर पांव मारने लगा और उसको खुरचने लगा या खरोदने लगा। ओके। एज इफ, गोया की, एज इफ का मतलब होता है गोया की, और इसका माना होता है ऐसा लग रहा हो कि, या ऐसा लग रहा था कि भी आप कर सकते हैं जमाने के एतबार से। ठीक। एज इफ गोया की, या ऐसा लग रहा था कि, अ माइटी ट्रेजर, कि एक अजीम खजाना ले बीनीथ, नीचे पड़ा है। ले का मतलब पड़ा रहना, बीनीथ के मतलब नीचे या अंदर। सो एज इफ अ माइटी ट्रेजर ले बीनीथ, ऐसा लग रहा था कि एक बड़ा खजाना उसके नीचे पड़ा हो। ओके। क्विक, जल्दी करो, वाइफ, बीवी। हैंड मी द स्पेड, हैंड मी का मतलब मुझे दो, यानी हाथ में दो। द स्पेड, फावड़ा एंड हो, और कुदाल। क्राइड द ग्रीडी ओल्ड फूल, ये बात ये चिल्ला कर कहा। क्राई का मतलब चिल्लाना होता है, चिल्लाया भी आप कर सकते हैं। ग्रीडी ओल्ड फूल, ग्रीडी का मतलब लालची, फूल का मतलब बेवकूफ। बूढ़े लालची बेवकूफ ने चिल्ला कर कहा या चिल्लाया। ओके। सो बूढ़े बेवकूफ लालची ने चिल्ला कर कहा कि जल्दी करो मोहतरमा। ठीक है, मोहतरमा जल्दी करो, मुझे कुदाल और फावड़ा दो। एज ही डांस विद जॉय, और यहाँ पर एज का मतलब चूंकि होगा, लेकिन यहाँ पर साथ ही साथ, यहाँ पर हो सकता है साथ ही साथ, ही डांस विद जॉय, वो खुशी से नाचा। एज का मतलब होता है, मिसाल के तौर पर एज का मतलब होता है जैसे ही, एज का मतलब जैसे के माने में, कई सारे माने हैं, यानी इसको हम मुख्तलिफ माने में इस्तेमाल करते हैं। ओके। तो यहाँ पर हम इसको साथ ही साथ के माने में इस्तेमाल करेंगे कि साथ ही साथ, ही डांस विद जॉय, वो जो है खुशी से नाच रहा था। और यहाँ पर यह भी माना हो सकता है गोया कि वो खुशी से नाच रहा हो, यानी चिल्लाया गोया कि वो खुशी से नाच रहा हो, ये भी माना हो सकता है गोया की के माने से भी। लेकिन साथ ही साथ वो नाच भी रहा था खुशी से, ये माना है ज़्यादा अच्छा हो रहा है यहाँ पर इस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। ओके गाइस, तो ये तर्जुमा हुआ इस पैराग्राफ का। उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपके समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं और हमारा अगला जो पैराग्राफ है वो है, यहाँ से शुरू है। आगे हुआ कि देन द कोयटस,
old fellow with a spade and the old crone with a hoe began to dig, but there was nothing but a dead kitten, the smell of which made them drop their tools and shut their noses. Furious at the dog, the old man kicked and beat him to death, and the old woman finished the work by nearly chopping off his head with the sharp hoe. They then flung him into the hole and heaped the earth over his carcass. Heaped the earth over his carcass. ओके अब देखते हैं यहाँ पर देन द कोएटस ओल्ड फेलो, फिर ये मक्कार या हासिद बुजुर्ग जोड़ा, फेलो का मतलब साथी होता है लेकिन यहाँ पर हम जोड़े के माने में लेंगे, विद द स्पेड एंड द ओल्ड क्रोन, ठीक है, तो ये बूढ़ी जोड़ा नहीं बूढ़ा आदमी के माने में लेंगे, ठीक है। देन द कोएटस ओल्ड फेलो की जो बूढ़ा आदमी था और जो मक्कार था जो हासिद था, विद द स्पेड एक कुदाल के साथ यानी फावड़े के साथ, एंड द ओल्ड क्रॉन विद अ हो, और जो बूढ़ी औरत थी, क्रॉन का मतलब चुड़ैल के माने में होता है, डाइन जिसे कहते हैं। तो यहाँ पर चूंकि वो मक्कार थे हासिद से, तो इसलिए इस लक़ब से पुकारा, क्रॉन का मतलब डाइन के माने में जिसे हम इस्तेमाल करते हैं, वो बूढ़ी डाइन या बूढ़ी चुड़ैल विद अ हो, कुदाल के साथ। अब ये कुल मिला करके ये पूरा आपका सब्जेक्ट बन रहा है और ये बिगेन टू डिग ये आपका वर्ब बन रहा है और ऑब्जेक्ट बन रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है देन द कोएटस ओल्ड फेलो एंड ओल्ड क्रॉन बिगेन टू डिग, असल में सब्जेक्ट ये बूढ़ा आदमी और बूढ़ी औरत है और ये काम है, बाकी ये जो है हालत बता रहे हैं किस चीज़ के साथ, ठीक है। तो इसका तर्जुमा होगा कि फिर हासिद बूढ़ा आदमी फावड़े के साथ और बूढ़ी चुड़ैल या बूढ़ी डाइन जो है कुदाल के साथ बिगेन टू डिग, वो खोदने लगी या वो खोदने लगे, ठीक है, दोनों खोदने लगे। इसके हाथ में फावड़ा था और बूढ़ी डाइन के हाथ में क्या था, कुदाल, ओके। तो बिगेन टू डिग वो खोदने लगे यानी ज़मीन को, बट देयर वाज नथिंग, लेकिन वो कुछ नहीं था, वहाँ कुछ नहीं था भी आप कर सकते हैं, बट देयर वाज नथिंग लेकिन कुछ नहीं था, बट अ डेड किटन, बस एक मरा हुआ बिल्ली का बच्चा, डेड का मतलब मरा हुआ, किटन का मतलब बिल्ली का बच्चा। सो बट देयर वाज नथिंग बट अ डेड किटन, लेकिन वहां पर सिर्फ लफ्ज़ी तर्जुमा होगा लेकिन वहां कुछ नहीं था मगर बड़ा मरा हुआ बिल्ली का बच्चा, लेकिन जब इसको हम अपने अल्फाज में कहेंगे तो कहेंगे कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ मरा हुआ बिल्ली का बच्चा था। द स्मेल ऑफ विच, तो द स्मेल ऑफ विच जिसकी खुशबू या जिसकी बू, खुशबू नहीं कहेंगे, ये खुशबू में अच्छी चीज़ होती है, तो यहाँ पर स्मेल का मतलब बू है, ठीक है। यहाँ पर आप बदबू भी के माने में ले सकते हैं। द स्मेल ऑफ विच जिसकी बू या जिसकी बदबू, मेड देम ड्रॉप देयर टूल्स, मेक समवन का मतलब होता कोई काम कराना किसी चीज़ से या किसी इंसान से कोई काम कराना। सो मेक देम ड्रॉप देयर, ड्रॉप का मतलब छोड़ना, देयर टूल्स का मतलब उनके जो औजार थे, टूल्स का मतलब औजार या हथियार जो उनके हाथ में थे, कुदाल और फावड़ा। सो यहाँ पर होगा द स्मेल ऑफ विच जिसकी बू ने मेड देम ड्रॉप, उन्हें मजबूर कर दिया। यहाँ पर मेक समवन डू समथिंग का मतलब कोई चीज़ कराना, तो यहाँ पर छोड़ने के लिए करा दिया यानी छोड़ने के लिए कह दिया यानी मजबूर कर दिया। ड्रॉप दियर टूल्स अपने औजार या अपने हथियार छोड़ने पर, लेकिन लफ्ज़ी तर्जुमा होगा कि जिसकी बू ने जो है उनके औजार छोड़वा दिया, जिसकी बू ने उनके औजार छोड़वा दिए, ये माना है। लेकिन यहाँ पर अच्छा तर्जुमा होगा जिसकी बू ने जिसकी बदबू ने उन्हें मजबूर कर दिया उनके औजार छोड़ने पर, और किस चीज़ पर मजबूर कर दिया, एंड शट देयर नोज, और उन्हें अपनी नाकों को बंद करने पर मजबूर कर दिया। एक तो औजार छोड़ दिया उन्होंने और दूसरा नाक बंद करना, ठीक है, शट देयर नोज यानी उनकी नाकों को बंद करने पर मजबूर कर दिया। फ्यूरियस एट द डॉग, ये आपका है फ्यूरियस एट द डॉग, गुस्से यानी कुत्ते पर गुस्सा, ये तर्जुमा हुआ। फ्यूरियस का मतलब भड़कना, एट द डॉग मतलब कुत्ते पर भड़कना यानी कुत्ते पर भड़क कर, फ्यूरियस द डॉग कुत्ते पर भड़क कर या गुस्सा होकर। द ओल्ड मैन किक्ड एंड बीट हिम टू डेथ, बूढ़े आदमी ने पैरों से मारा और डंडों से मारा यहाँ तक कि वो मर गया, ओके। तो लफ्ज़ी तर्जुमा होगा द ओल्ड मैन किक्ड की जो है बूढ़े आदमी ने पैरों से मारा, एंड बीट हिम और उसे डंडों से मारा, टू डेथ मरने तक,
मरने तक उसे मारा, ये लफ्जी तर्जुमा हुआ। लेकिन इसका तर्जुमा करेंगे कि बूढ़े आदमी ने उसे लात घूसों से और डंडों से मारा टू डेथ, यहाँ तक कि वो मर गया, ये तर्जुमा होगा यहाँ पर। लेकिन लफ्जी तर्जुमा होगा कि मरने तक मारा लात घूसों से डंडों से, ये भी ठीक है। लेकिन अच्छा तर्जुमा होगा कि बूढ़े आदमी ने उसे मारा लात पैरों से और डंडों से यहाँ तक कि वो मर गया। ओके, और क्या हुआ? एंड द ओल्ड वुमेन, और जो बूढ़ी औरत थी जो डाइन थी, फिनिश द वर्क, उसने काम मुकम्मल कर लिया, बाय नियरली चॉपिंग, तकरीबन उसके, चॉप आपका मतलब काट कर अलग करना, हिज हेड, उसके सर को काट कर, विद शार्प हो, शार्प का मतलब तेज या धारदार, हो का मतलब कुदाल, धारदार कुदाल के साथ। ओके, सो एंड द ओल्ड वुमन फिनिश द वर्क बाय नियरली चॉपिंग ऑफ हिज हेड, कि बाय नियरली का मतलब यहाँ पर तकरीबन के माने में नहीं होगा, जल्द ही, फौरन के माने में आप ले लेंगे। ओके, फिनिश द वर्क बाय नियरली, कि फौरन उसने काम मुकम्मल कर लिया। द ओल्ड वुमन फिनिश द वर्क बाय नियरली, कि फौरन ही बूढ़ी औरत ने काम मुकम्मल कर लिया किस चीज़ का? चॉपिंग ऑफ हिज हेड विद द शार्प हो, तेज या धार वाले कुदाल के साथ उसके सर को काटने का काम। ओके, तो तेज धार कुदाल के साथ उसके सर को अलग करने का काम जल्द ही बूढ़ी औरत ने मुकम्मल कर लिया। ठीक, उसके बाद है दे देन फलंग हिम इनटू द होल, देन फिर दे फलंग हिम, उन्होंने उसको फेंक दिया, इनटू द होल, सुराख में, यानी जो गड्ढा खोदा था उसमें उन्होंने, यहाँ पर होल का मतलब गड्ढे के माने में लेंगे, सुराख थोड़ी सी मतलब सुराख छोटी होती है, तो यहाँ पर गड्ढे के माने आप ले लेंगे। देन दे फलंग हिम इनटू द होल, फिर उन्होंने उसको गड्ढे में फेंक दिया। हम लोग गड्ढा बोलने पर इसमें गढ़ा है, गढ़ा गढ़ा, लेकिन हम लोग गड्ढा बोलते हैं चूंकि देहाती जुबान है। तो फिर उन्होंने उसको गड्ढे में फेंक दिया। एंड हीप द अर्थ ओवर हिज कार्कास, और हीप का मतलब ढेर लगाना। एंड हीप द अर्थ, अर्थ का मतलब जमीन होता है, लेकिन यहाँ पर अर्थ का मतलब मिट्टी के माने में इन्होंने इस्तेमाल किया है। ओके, अर्थ का मतलब जमीन भी और मिट्टी के माने में भी इसको इस्तेमाल करते हैं। ओके, देन दे फ्लंग हिम इनटू द होल एंड हीप द अर्थ ओवर हिज कार्कास, फिर उन्होंने उसको जो है गड्ढे में फेंक दिया। एंड हीप द अर्थ ओवर हिज कार्कास, कार्कास का मतलब लाश या नाज जिसे कहते हैं, और फिर उन्होंने लाश के ऊपर मिट्टी की ढेर बना दी, यानी मिट्टी की ढेर डाल दी। ओके, और फिर उन्होंने लाश के ऊपर मिट्टी की ढेर डाल दी या मिट्टी का ढेर बना दिया। ओके, यहाँ पर ये माना होगा, यानी बहुत ज़्यादा मिट्टी डाल दी, तो ये राइटर यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं। ओके गाइस, तो ये इस पैराग्राफ का तर्जुमा हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आया होगा। आगे चलते हैं और देखते हैं आगे क्या हुआ। आगे हम बात करेंगे इन दो पैराग्राफ की। तो आगे कह रहे हैं द ऑनर ऑफ द डॉग हर्न ऑफ द डेथ ऑफ हिज पेट। आसान सा जुमला, कोई मुश्किल नहीं है, कि कुत्ते का जो मालिक था, ऑनर का मतलब मालिक, उसने अपने कुत्ते यानी पालतू, पेट का मतलब पालतू जानवर होता है, लेकिन पेट का मतलब यहाँ पर होगा कि पालतू कुत्ता। ओके, अपने पालतू कुत्ते की मौत को सुना। एंड और वेंट एट नाइट अंडर द पाइन ट्री, बीच में जो जुमला आया हुआ है ये एक अलग जुमला है, असल में है उसने मौत के बारे में खबर सुनी। एंड वेंट एट नाइट, और रात को गया, अंडर द पाइन ट्री, सनूबर के दरख्त के नीचे। अब आगे यहाँ पर अलग चीज है, मॉर्निंग फॉर हिम, यानी इस हालत में गया, यहाँ पर इस हालत में गया, किस हालत में? नोहा करते हुए या रोते हुए। जब हम किसी की मौत पर रोते हैं तो उसको हम मॉर्निंग कहते हैं। ओके, मॉर्निंग। ओके, मॉर्निंग यानी रोते हुए, फॉर हिम, उस पर, फॉर हिम का मतलब उसके लिए रोते हुए, ठीक है, लेकिन उस पर रोते हुए। एज इफ, गोया की हैड बीन हिज ओन चाइल्ड, गोया कि वो उसका अपना खुद का बच्चा रहा हो। ही हैड बीन, लफ्ज़ी तर्जुमा होगा कि वो हो चुका था उसका अपना बच्चा, लेकिन एज इफ ही हैड बीन, ये जो कॉन्टेक्स्ट है इसके एतबार से हम तर्जुमा करेंगे तो कहेंगे गोया कि उसका अपना बच्चा रहा हो। ओके, सो यहाँ पर तर्जुमा होगा कि जो है किसान ने या बूढ़े आदमी ने अपने पालतू कुत्ते की मौत की खबर सुनी या मौत के बारे में सुना,
और उस पर रोते हुए गोया कि उसका अपना खुद का बच्चा रहा हो, वो रात को सनूबर के पेड़ के नीचे गया। ओके, ये हुआ। फिर ही सेट अप सम बम्बू ट्यूब्स इन द ग्राउंड। सेटअप का मतलब लगाना, तरतीब देना या गाड़ने के माने में करेंगे। सो ही सेट अप सम बम्बू ट्यूब्स इन द ग्राउंड। उसने जो है जमीन में कुछ बांस के ट्यूब्स गाड़ दिए। ट्यूब्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि बम्बू, अगर आपने बांस का दरख्त देखा होगा तो उसमें जो है बीच में सुराख होता है, ट्यूब की तरह होता है। तो यहाँ पर वही माना इन्होंने लिया है, यहाँ पर अलग से कोई ट्यूब नहीं लिया था। ओके, सो बम्बू ट्यूब्स इस्तेमाल करते हैं, यानी जो लकड़ी होती है उसमें बीच में सुराख होता है, बीच में कुछ नहीं होता है, तो ट्यूब की तरह ही लगता है। तो उन्होंने वही इस्तेमाल किया है, यानी राइटर ने। तो ही सेट अप सम बम्बू ट्यूब्स, की उसने जो है कुछ बम्बू के यानी बांस के ट्यूब्स, या बांस की लकड़ी भी आप कर सकते हैं, बट लकड़ी में वो ट्यूब नुमा नहीं आएगी। लकड़ी में हो सकता है चीर के आप लगाएं, लेकिन उसने पूरी ट्यूब लगाई थी, यानी पूरी लकड़ी लगा दी थी, काटने के बाद उसको चीरा नहीं था। इन द ग्राउंड, जमीन में। सच एज आर यूज बिफोर टॉम्स। सच एज, उसी तरह से, आर यूज, जैसे कि इस्तेमाल किए जाते हैं, बिफोर टॉम्स, जो है कब्रों के सामने। सच एज आर यूज बिफोर टॉम्स, यानी उसी तरीके से, सच एज उसी तरीके से, आर यूज यानी ये ट्यूब यूज होते हैं। जो आर यूज है ये बॉम्ब्स टम्बू यानी बम्बू ट्यूब्स है, ठीक है, जो कब्रों के सामने, उसी तरीके से जिस तरह से इन्हें कब्रों के सामने इस्तेमाल किया जाता है, उसी तरीके से उसने गाड़ा, यहाँ पर ये माना कह रहा है, ठीक है। इन विच, जिसके अंदर, ही पुट फ्रेश फ्लावर्स, उसने जो है ताज़ा फूल रख दिए। ओके, आसान से जुमला है। देन ही लेड अ कप ऑफ वाटर, ही लेड अ कप ऑफ वाटर एंड अ ट्रे ऑफ फूड। देन, फिर, ही लेड अ कप ऑफ वाटर, उसने पानी का एक कप रख दिया, एंड अ ट्रे ऑफ फूड, और खाने की एक ट्रे या एक तश्तरी, ऑन द ग्रेव, कहाँ पर? कब्र पर, ठीक है। ये आसान सा जुमला, कोई मुश्किल नहीं है। एंड बर्न सेवरल कॉस्टली स्टिक ऑफ इंसेन। एंड बर्न यानी ही बर्न, और फिर उसने जलाया, सेवरल कॉस्टली स्टिक्स ऑफ इंसेन। इंसेन का मतलब होता है कपूर, ठीक है, अगरबत्ती, लोबान। लेकिन स्टिक ऑफ इंसेन जब आ जाएगा तो इसका मतलब होगा अगरबत्ती, ठीक है। इंसेन का माना होता है लोबान, लेकिन स्टिक ऑफ इंसेन का मतलब होगा अगरबत्ती, जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। कॉस्टली का मतलब महंगा, तो अगरबत्ती मोड़ने से इसलिए महंगी कर देंगे। सो सेवरल कॉस्टली स्टिक ऑफ इंसेन यानी मुताद्दिद, यानी लोबान यानी कि अगरबत्ती की यानी मुख्तलिफ, सेवरल का मतलब कई सारी महंगी अगरबत्तियां उसने जलाई। एंड बर्न सेवरल कॉस्टली स्टिक ऑफ इंसेन, और उसने कई सारी महंगी अगरबत्तियां जलाई, ठीक है, उसकी कब्र के पास, ठीक। ही मोर्न्ड अ ग्रेट while over his pet, calling him many dear names as if he were alive. He mourned a great, वो बहुत ज़्यादा रोया, while over his pet, यानी कि अपने कुत्ते पर, calling him many dear names, किस हालत में? उसको जो है मुख्तलिफ नाम देते हुए। कॉलिंग का मतलब होगा पुकारना, हिम का मतलब उसे पुकारते हुए, मुख्तलिफ नाम, डियर नेम का मतलब प्यारे नाम, यानी मुख्तलिफ प्यारे नाम के साथ उसे पुकारते हुए, ठीक है। तो ही मोर्न्ड अ ग्रेट वाइल ओवर हिज पेट। यहाँ पर वाइल क्यों आया मुझे भी समझ में नहीं आया, यहाँ पर क्या माना वाइल का, मेरे ख्याल में यहाँ पर नहीं होना चाहिए, बट हो सकता है कोई रीज़न हो, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, तो इसलिए मैं इसका तर्जुमा नहीं कर रहा हूँ। ओके, सो ही मोर्न्ड अ ग्रेट वाइल ओवर हिज पेट, कि वो अपने कुत्ते के या अपने कुत्ते पर या अपने पालतू कुत्ते पर बहुत ज़्यादा चीख रहा था, चिल्ला रहा था, रो रहा था, नोहा कर रहा था। कॉलिंग हिम मेनी डियर नेम्स, उसको जो है मुख्तलिफ प्यारे नामों से पुकारते हुए, एज इफ ही वर अलाइव, गोया कि वो जिंदा हो, यानी उस तरह से पुकार रहा था जैसे कि वो जिंदा हो। एज इफ का मतलब गोया कि ही वॉज अलाइव, वो जिंदा हो। ओके, अब आगे देखते हैं। That night, उस रात, the spirit of the dog appeared to him, कुत्ते की रूह उसके सामने जाहिर हुई, इन अ ड्रीम, एक ख्वाब में। ओके, आसान सा जुमला, कोई मुश्किल नहीं है। एंड सेड, और कहा, कट डाउन द पाइन ट्री,
कि उस पाइन ट्री को या उस सनूबर के दरख्त को काट डालें। और माई ग्रेव यानी ट्री की सिफत है, और माई ग्रेव यानी मेरी कब्र के ऊपर जो है उस सनूबर के दरख्त को आप काट डालें। एंड मेक फ्रॉम इट और आप इससे बनाएं, ये इंपरेटिव सेंटेंस है। क्या चीज़? अ मोटर, क्या बनाए? अ मोटर, एक ओखली। फॉर योर राइस, अपने चावल के लिए। फॉर योर राइस पेस्ट्री, अपने चावल की पेस्ट्री के लिए। राइस पेस्ट्री एक तरह की गज़ा है, खाने में इस्तेमाल करते हैं इसको। और मोटर यानी एक तरह का बर्तन है या एक तरह का आला है जिसमें राइस पेस्ट जिसका इस्तेमाल राइस पेस्ट्री के लिए किया जाता है। तो ओखली इसको बोलते हैं उर्दू वाले, आप नेट पर देख सकते हैं ओखली किस तरह की होती है। ओके। एंड अ मिल, और एक चक्की बना लें। फॉर योर बीन सॉस, अपने बीन सॉस के लिए। बीन सॉस एक तरह की चटनी होती है, और बीन का जो लफ्ज़ी माना होता है वो होता है सोयाबीन। सोयाबीन की चटनी के लिए, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सोयाबीन की चटनी हो, कोई ख़ास चटनी नहीं होगी, लेकिन चूंकि लफ्ज़ आ गया है बीन सॉस तो इसलिए हम जो है सोयाबीन की चटनी कहेंगे। ओके। एंड अ मिल फॉर योर बीन सॉस, और अपनी जो है सेम की चटनी के लिए। सेम एक तरह की सब्जी होती है और सॉस का मतलब चटनी। ओके। और आप एक अपनी जो है सेम की चटनी के लिए एक मिल बना ले। ठीक। तो कुत्ते ने ख्वाब में क्या कहा कि आप जो है उस दरख्त को काट लें जो मेरी कब्र के ऊपर है, और आप उससे एक ओखली बना लें जिससे आप जो है अपने चावल की पेस्ट्री बनाते हैं, और अपने जो है सेम की चटनी के लिए आप एक मिल बना लें जिसमें आप सेम बनाएंगे या जिसका इस्तेमाल आप सेम की चटनी बनाने के लिए करेंगे। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि बीन सॉस का मतलब सेम की चटनी हो सकता है कोई ख़ास नाम हो बीन सॉस, एक ख़ास तरह की चटनी हो जिसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें डालकर बनाते हो। तो यहाँ पर राइटर ने इस चीज़ को बयान करने की कोशिश की है। और ये पैराग्राफ था। उम्मीद करता हूँ कि ये पैराग्राफ भी आपके समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं और अपना अगला पैराग्राफ करते हैं गाइस। और पैराग्राफ है सो लिहाजा द ओल्ड मैन चॉप डाउन द ट्री, कि बूढ़े आदमी ने दरख्त को काट गिराया। चॉप डाउन का मतलब काट गिराना। ठीक हो गया, आसान है। एंड कट आउट ऑफ द मिडिल ऑफ द ट्रंक अ सेक्शन अबाउट 2 feet लॉन्ग। और उसने क्या किया? एंड कट आउट ऑफ द मिडिल ऑफ द ट्रंक। ट्रंक का मतलब जो मोटी, ट्रंक का मतलब असल में होता है सूंड। ओके। और इसका मतलब तना भी होता है। ठीक है। एंड कट ऑफ द मिडिल ऑफ द ट्रंक, और जो है तना के बीच से उसने काटा क्या चीज़? अ सेक्शन, एक हिस्सा। अबाउट 2 feet लॉन्ग, तकरीबन 2 feet लंबा। ओके। अ सेक्शन अबाउट 2 feet लॉन्ग, तकरीबन 2 feet लंबा उसने जो है एक हिस्सा काटा। कहाँ से? मिडिल ऑफ द ट्रंक यानी तना के बीच से। ठीक, इतना समझ में आया? विद ग्रेट लेबर। लेबर का मतलब मजदूर नहीं होता, लेबर का मतलब होता है मेहनत। हम लोग लेबर बोल देते हैं, वो लेबरर है, और लेबर का इस्तेमाल मजदूर के माने में भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर मतलब होगा मेहनत। ओके। सो विद ग्रेट लेबर, सख्त मेहनत के साथ या बड़ी मेहनत के साथ, सख्त के बजाय बड़ी मेहनत भी कर सकते हैं। ओके। बड़ी मेहनत के साथ, पार्टली बाय फायर, कभी कभी आग के जरिए। पार्टली का मतलब जुज़वी तौर पर थोड़ा थोड़ा करके। पार्टली बाय फायर यानी कभी कभी आग के जरिए। पार्टली बाय द चीजल, और कभी कभी छीनी के जरिए। ही स्क्रैप्ड आउट अ होलो प्लेस, उसने जो है एक स्क्रैप्ड आउट, उसने छील निकाला। अ होलो प्लेस, एक सुराख वाली जगह। एज बिग एज अ स्मॉल बॉल, एज बिग एज अ स्मॉल बॉल, उतना ही बड़ा जितना कि एक छोटी सी कटोरी होती है। एज बिग एज, उतना ही बड़ा जितना, अ स्मॉल बॉल, एक छोटी सी कटोरी। ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं कि स्क्रैप्ड आउट, स्क्रैप का मतलब होता है खरोचना। ओके। यानी कि जो है खरोच कर निकालना, यानी छील छील कर निकालना। क्या निकाला? ही स्क्रैप्ड आउट, उसने छील कर निकाला क्या? अ होलो प्लेस, एक जो है खाली जगह। होलो का मतलब जिसमें बीच में कुछ ना हो। ठीक है। खोखला जिसे आप कहते हैं, एक खोखली जगह निकाली। एज बिग एज ए स्मॉल बॉल, उतना ही बड़ा जितने की एक कटोरी होती है। ओके। तो आप कह सकते हैं कि उसने कटोरी के उतना बड़ा
या कटोरी जैसा भी आप कर सकते हैं, एक छोटी सी उसने खोखली जगह निकाली। ही देन मेड अ लॉन्ग हैंडेड हैमर ऑफ वुड। ही देन फिर उसने मेड बनाया क्या चीज, अ लॉन्ग हैंडल्ड हैमर, यानी कि एक जो है हाथ में पकड़ने वाला बड़ा सा हथौड़ा, हैमर का मतलब हथौड़ा, और लॉन्ग हैंडल्ड मतलब जिसका हैंड बड़ा हो, ऑफ वुड लकड़ी का। ओके, ही देन मेड अ लॉन्ग हैंडल्ड हैमर ऑफ वुड, फिर उसने जो लकड़ी का एक बड़े हैंड वाला, बड़े हाथ वाला हथौड़ा बनाया। सच एज यूज फॉर पाउंडिंग राइस, सच एज उसी तरह से, इज यूज यानी जिसको इस्तेमाल किया जाता है, जिस हैमर को, जिस हथौड़े को इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, यहाँ पर वही है, इज यूज का मतलब द हैमर, यानी जिसका इस्तेमाल किया जाता है फॉर पाउंडिंग राइस। पाउंड का मतलब होता है कूटना, ओके, चावल को कूटने के लिए। ओके, तो यहाँ पर सच एज इज यूज फॉर पाउंडिंग राइस का ताल्लुक किससे है, लॉन्ग हैंडल्ड हैमर से है। ठीक है, उसने बड़े हाथ वाला हथौड़ा लकड़ी का बनाया, सच एज उसी तरह से जिसका इस्तेमाल जो है राइस यानी चावल को कूटने के लिए किया जाता है। When New Year's time drew near, when जब न्यू ईयर्स टाइम नए साल का वक्त ड्रू नियर करीब आया, कम नियर भी सवाल कर सकते हैं, ड्रॉ नियर, ड्रू नियर करीब आया, ठीक है। He wished to make some rice pastry, आसान सा जुमला है। He wished उसने ख्वाहिश की किस चीज़ की, to make some rice pastry, कुछ जो है चावल की पेस्ट्री बनाने का। आसान सा जुमला, कोई मुश्किल नहीं, आगे चलते हैं। When the rice was all boiled, कि जब सारे, when the rice was all boiled, ये लफ्ज़ी तर्जुमा होगा कि जब चावल को उबाल दिया गया। when the, क्योंकि the rice was पैसिव वॉइस है, राइट। सो when the rice was all boiled, तो इसका लफ्ज़ी तर्जुमा होगा कि जब जो है चावल को उबाल दिया गया, लेकिन इसको हम कैसे कहेंगे कि जब चावल मुकम्मल तौर पर उबल गया। ऑल बॉयल का मतलब मुकम्मल तौर पर, कुछ भी कच्चा नहीं था, सब हो गया। ग्रेनी, ग्रेनी का मतलब बूढ़ी औरत या दादी या नानी, लेकिन हम इसको बूढ़ी औरत के माने में लेंगे। ग्रेनी पुट इनटू द मोटर, तो जो है बूढ़ी औरत ने इसे डाल दिया किसमें, इन द मोटर, ओखली में, मोटर ओखली में। द ओल्ड मैन लिफ्टेड हिज हैमर टू पाउंड द मास इनटू डफ, द ओल्ड मैन लिफ्टेड हिज हैमर, और जो बूढ़ा आदमी था उसने अपने हथौड़े को उठाया, किस लिए, टू पाउंड द मास, मास का मतलब मिकदार, यानी कि जो बूढ़ी औरत ने डाला था चावल, वो जो मिकदार थी, चावल की जो मिकदार थी, उसको कूटने के लिए, इनटू डफ, आटे में। ओके, तो बूढ़े आदमी ने जो है आटे में मिकदार को, यानी चावल की मिकदार को कूटने के लिए अपना हथौड़ा उठाया। And the blows fell heavy and fast till the pastry was all ready for baking. And the blows, और जो मारना था, ब्लो का मतलब होता है फूकना भी और मारना भी, और यहाँ पर ब्लो का क्या मतलब है, यानी कि जो मार रहा था हथौड़े से, जैसे एक बार मारा, दो बार मारा, तीन बार मारा, तो वो जो चोट पहुंच रही थी, यानी मारने के माने इसको हम लेंगे। ओके, एंड द ब्लोज फेल हैवी, और जो मार थी, यानी जो हथौड़ा वो चला रहा था, यहाँ पर ब्लो का मतलब आप हथौड़ा कर देंगे, हथौड़ा चलाना। ओके, एंड द ब्लोज, और हथौड़ा चलाना, फेल हैवी, वो बहुत भारी गिरा, एंड फास्ट, और बहुत तेजी से गिरा, ये लफ्जी तर्जुमा हुआ। लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे कि द ब्लोज फेल हैवी एंड फास्ट, कि हथौड़े का चलना बहुत भारी भारी हो रहा था और जल्दी जल्दी हो रहा था, यानी जोर जोर से मार रहा था और जल्दी जल्दी मार रहा था बूढ़ा आदमी। यहाँ पर यह तर्जुमा करेंगे इसका। ओके, टिल द पेस्ट्री वॉज ऑलरेडी, यहाँ तक की, यानी यहाँ तक की, यानी मुसलसल वो मारता रहा तेजी के साथ और पूरी ताकत के साथ, यहाँ तक की, टिल यहाँ तक की, द पेस्ट्री वॉज ऑलरेडी, कि पेस्ट्री मुकम्मल तौर पर तैयार हो गई थी, किस लिए, फॉर बेकिंग, सेकने के लिए, यानी पहले चावल कूटेंगे, फिर उसको पेस्ट्री की शक्ल देंगे, फिर उसको सेकेंगे। तो बेक का मतलब होता है सेकना, इसलिए आप देखते हैं बेकरी बोलते हैं वहाँ पर, जहाँ पर बिस्किट वगैरह बनती है, क्योंकि सेक के बनाते हैं ना, तो यहाँ पर वही माना है। ओके, सडनली द होल मास टर्न इनटू अ हीप ऑफ गोल्ड कॉइन्स, फिर क्या हुआ, सडनली, अचानक, द होल मास, की जो पूरी मिकदार थी, टर्न, वो बदल गई, इनटू अ हीप ऑफ गोल्ड कॉइन्स, यानी सोने के सिक्कों की ढेर में। ओके, सो जो अचानक क्या हुआ कि
जो है सोने के सिक्कों में या सिक्कों के ढेर में वो जो पेस्ट्री के लिए उन्होंने डाल लगा था जो चावल की मिकदार थी, तो गोया कि पूरी चावल की जो मिकदार थी वो अचानक सोने के सिक्कों के ढेर में बदल गई, वो मिकदार बदल गई। यहाँ पर ये माना हुआ। ओके, आगे क्या हुआ? व्हेन द ओल्ड वुमन टुक द हैंड मिल, व्हेन द ओल्ड वुमन, जब बूढ़ी औरत ने, टुक द हैंड मिल, उसने हाथ वाली चक्की को पकड़ा या लिया, एंड फिलिंग इट विद बीन्स, और भरने लगी, इट इसे विद बीन्स सेम के साथ, बिगेन टू ग्रिंड, पीसने के लिए, द गोल्ड ड्रिप लाइक रेन, तो द गोल्ड ड्रॉप लाइक रेन, तो क्या हुआ? जो है सोने जो है बारिश की तरह या बारिश के बूंदों की तरह टपकने लगे। क्योंकि चक्की आप देखे होंगे तो चक्की में पीसते हैं तो साइड साइड से दाने निकलने लगते हैं ना, दाने गिरते हैं। अगर आपने चक्की का इस्तेमाल किया है तो साइड साइड से दाने गिरते हैं। तो वहाँ पर दाने गिरने के बजाय क्या हो रहा था? द गोल्ड ड्रॉप लाइक रेन, रेन का मतलब बारिश होता है, लेकिन यहाँ पर हम माना कर लेंगे बारिश की बूंद। ठीक है, गर्चे यहाँ पर नहीं है लेकिन अच्छा तर्जुमा होगा बारिश की बूंद। ओके, द गोल्ड ड्रॉप लाइक रेन, की जो है सोना बारिश की बूंदों की तरह गिरने लगा या गिरा। ठीक है, सो व्हेन द ओल्ड वुमन टुक द हैंड मिल, जब बूढ़ी औरत ने जो है हाथ वाली चक्की ली, एंड फिलिंग इट विद बीन्स बिगेन टू ग्रिंड, और फिलिंग इट, और इसे भर कर, विद बीन्स, जो है बीन्स का मतलब सेम, सो फिलिंग इट विद बीन्स, यहाँ पर भर कर ना, यानी इसे जो है किसके साथ? सेम के साथ, बिगेन टू ग्राइंड, वो पीसने लगी। ठीक है, यानी पहले भरा फिर पीसने लगी। तो जब बूढ़ी औरत ने हाथ वाली चक्की को लेकर उसे उसमें जो है सेम भर कर उसको पीसने लगी, द गोल्ड ड्रॉप लाइक रेन, तो बारिश की बूंदों की तरह वहां से जो है सोने गिरे। ये भी आप कर सकते हैं, या गिरने लगे भी आप कर सकते हैं। गिरने लगे बिगेन के साथ जोड़ सकते हैं, और आप इसका लिहाज करते हुए ड्रॉप का आप गिरे के माने भी आप ले सकते हैं, कोई गलत नहीं है। ओके, आगे क्या? मीन वाइल, तभी द एनवियस नेबर पीप्ड इन एट द विंडो। द एनवियस का मतलब हासिद, एनवियस नेबर जो हासिद पड़ोसी था, पीप्ड का मतलब होता झांकना, इन अंदर, एट द विंडो खिड़की पर। ठीक, तो उसी दौरान जो है जो हासिद पड़ोसी था या पड़ोसन थी भी आप कर सकते हैं चूंकि मियाँ बीवी थे, पीप्ड इन, वो अंदर झांक रहे थे, एट द विंडो, खिड़की पर से। एट द विंडो का तर्जुमा करेंगे खिड़की पर से, खिड़की पर नहीं। ओके, तो तभी झांक रहे थे भी आप कर सकते हैं और झांका भी कर सकते हैं। लफ्जी एतबार से झांका भी होगा, झांका ही होगा, लेकिन आप झांक रहे थे भी कर सकते हैं। तो तभी जो है हासिद पड़ोसी ने खिड़की पर से झांका। When the boiled beans were being ground, कब? When, जब, the boiled beans, उबले हुए से, were being ground, पीसे जा रहे थे। being, ये word being ground, ये कंटिन्यूअस पैसिव वॉइस है। ओके, पास्ट का, पीसे जा रहे थे, यानी जब उबले हुए सेम को पीसा जा रहा था तो उस वक्त जो है उसी दौरान ये जो हासिद पड़ोसी था उसने खिड़की पर से अंदर झांका। ओके, तो यहाँ पर ये माना हुआ इस पूरे पैराग्राफ का या इन पूरी लाइनों का। उम्मीद करता हूँ कि ये लाइन या ये पैराग्राफ आपको समझ में आए होंगे इंशाल्लाह। ओके, आगे चलते हैं, देखते हैं क्या हुआ। बूढ़ी मी, क्राइड द ओल्ड हैग। बूढ़ी मी का इस्तेमाल यानी ताज्जुब के लिए करते हैं, लेकिन इसको इस कहानी के तनाजुर में अगर हम इसका तर्जुमा करें बूढ़ी मी का, तो इसका मतलब होगा अरे तेरी तो। बूढ़ी मी का क्या तर्जुमा होगा इस कहानी के एतबार से, इस कहानी के सियाक में? अरे तेरी तो। ओके, ताज्जुब के लिए इसका इस्तेमाल किया। क्राइड द ओल्ड हैग, ओल्ड हैग का मतलब, हैग का मतलब डाइन। ओके, क्राइड द ओल्ड हैग यानी जो है बुजुर्ग डाइन चीखी या चिल्लाई। ओके, एज शी सॉ इट्स ड्रिपिंग ऑफ सॉस टर्निंग इनटू येलो गोल्ड। एज जैसे ही शी सॉ उसने देखा, इट्स ड्रिपिंग ऑफ सॉस की, ड्रिप का मतलब गिरना, की सॉस यानी चटनी जो गिर रही थी उनमें से हर एक टर्निंग इनटू येलो गोल्ड, वो सोने में या पीले सोने में
वो चटनी बदल रही थी। ओके, सो एज जैसे ही शी सॉ उसने देखा, क्या, इज ड्रिपिंग ऑफ सॉस, यानी कि हर एक चटनी जो गिर रही थी, यानी गिरने वाली चटनी, वो क्या हो रही थी चटनी, टर्निंग इनटू येलो गोल्ड, वो जो है पीले सोने में बदल रही थी चटनी। अनटिल इन अ फ्यू मिनट्स, यहाँ तक कि कुछ ही मिनट में, द ट्यूब अंडर द मिल वॉज फुल ऑफ अ शाइनिंग मॉस ऑफ गोल्ड। द ट्यूब अंडर द मिल, की चक्की के नीचे जो ट्यूब रखा हुआ था, वॉज फुल, वो भर गया था किससे, ऑफ अ शाइनिंग मॉस ऑफ गोल्ड, यानी कि सोने के की चमकती मिकदार। शाइनिंग मास का मतलब चमकती मिकदार, ऑफ गोल्ड मतलब सोना, और लफ्ज़ मिकदार को हम मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं, इसलिए चमकती मिकदार। ठीक है, तो यहाँ पर तर्जुमा होगा एंड अंडर द मिल वॉज फुल, यानी ट्यूब, यहाँ तक कि उसी देर में जो मिल के चक्की के नीचे जो ट्यूब था, वो सोने की चमकती मिकदार, या आप यहाँ पर मिकदार के बजाय आप ढेर के माने में भी आप ले सकते हैं, मास का मतलब ढेर के माने में भी। ठीक है, तो यहाँ पर ढेर ज़्यादा अच्छा फिट हो रहा है, तो कहेंगे कि सोने के चमकते हुए ढेर से वो मिल भर गया था, मिल के अंदर जो ट्यूब था। ओके, तो यहाँ पर ये माना हुआ। आगे चलते हैं, आगे है कि सो लिहाजा द ओल्ड कपल वर रिच अगेन, कि द ओल्ड कपल यानी बूढ़ा जो जोड़ा था, या बूढ़ी जो जोड़ी थी, यानी जो बूढ़े मियाँ बीवी थे, वर रिच अगेन, दोबारा अमीर हो गए। यहाँ पर वर्ड का तर्जुमा हो गए से करेंगे, थे से नहीं करेंगे कि दोबारा अमीर थे। अगर आप इसका तर्जुमा करते हैं सो द ओल्ड कपल वर रिच अगेन, तो क्या तर्जुमा होगा लफ्जी, कि लिहाजा जो है फिर से बूढ़े जो है मियाँ बीवी वो अमीर थे, ये तर्जुमा होगा। लेकिन ये तर्जुमा यहाँ पर नहीं होगा, बल्कि वर्ड का तर्जुमा हम करेंगे हो गए से। ठीक है, उसके बाद द नेक्स्ट डे द स्टिंगी एंड विकेड नेबर केम, अगले दिन, स्टिंगी का मतलब, स्टिंगी का मतलब तंग दिल या कंजूस के माने में। सो द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द स्टिंगी एंड विकेड नेबर, जो है तंग दिल और मक्कार या हासिद पड़ोसी, केम आए, या पड़ोसी या पड़ोसन आई, दोनों आप कर सकते हैं। एंड बोरोड द मोटर, बोरो का मतलब उधार लेना, एंड बोरोड द मोटर, और ओखली उधार लिया उसने, एंड मैजिक मिल, और जादुई शक्ति को। सो बोरो का मतलब उधार मांगना। ओके, तो अगले दिन जो है वो पड़ोसी आया जो कि मक्कार था, जो कि हासिद था और तंग दिल था, एंड बोरोड द मोटर एंड मैजिक मिल, और उसने जो है जादुई मिल को और ओखली को आर्यतन लिया, आर्यतन लेने का मतलब उधार लिया। ठीक है, दे फिल्ड वन विद बॉइल्ड राइस एंड द अदर विद बीन्स। सो दे फिल्ड वन, यानी उन्होंने पहले को भरा किससे, विद बॉइल्ड राइस, उबले हुए चावल के साथ, एंड द अदर, और दूसरे को, यानी वो मोटर भी ले गए थे, मिल भी ले गए थे, तो यहाँ पर वही बता रहे हैं। मोटर में उन्होंने, पहले वाले को नहीं, मोटर में उन्होंने चावल डाला, उससे भरा, उबले हुए चावल थे, एंड द अदर, और यानी मैजिक मिल में क्या डाला, विद बीन्स, सेम, ठीक है, सेम के साथ भरा। देन द ओल्ड मैन बिगेन टू पाउंड, फिर बूढ़े आदमी ने शुरू कर दिया कूटना। ओके, तो शुरू कर दिया क्या हो जाए, लगा से आप करें तो कहेंगे फिर बूढ़ा आदमी जो है उसे कूटने लगा। एंड अ फॉल मॉस ऑफ एंड वोमेन टू ग्राइंड, तो बूढ़ा आदमी कूटने लगा और बूढ़ी औरत वो पीसने लगी। एंड द वोमेन बिगेन टू ग्राइंड है असल में, ठीक, इसी से जोड़ दिया इसलिए दोबारा बिगेन नहीं लाया है। सो एंड द ओल्ड वुमन बिगेन टू पाउंड, और दूसरी जो बूढ़ा आदमी था उसने, वो बूढ़ा आदमी जो है चावल को कूटने लगा। एंड द वुमन टू ग्राइंड, और औरत जो है वो पीसने लगी। बट एट द फर्स्ट ब्लो एंड टर्न, बट एट द फर्स्ट ब्लो, लेकिन पहले ही मार में, एंड टर्न, और पहली ही बार में। क्या मतलब है यहाँ पर, बट एट द फर्स्ट ब्लो, यहाँ पर बट एट द फर्स्ट ब्लो यानी पहली बार जब उसने हथौड़ा मारा, ये माना हुआ, यानी पहली बार में। एंड टर्न, और यहाँ पर टर्न का ताल्लुक चक्की से है, क्योंकि चक्की गोल होती है तो हम घुमाते हैं ना यहाँ से यहाँ तक, तो ये पहला टर्न, फिर घुमाएंगे ये आपका दूसरा टर्न। तो ये कह रहा है पहली ही मार में और पहली ही बारी में।
ठीक है, यानी जब पहली बार पहले ही उसने मारा, एक हथौड़ा मारा, और एक बार जब औरत ने घुमाया चक्की को, तब क्या हुआ? द पेस्ट्री एंड सॉस टर्न इनटू अ फुल मास ऑफ वर्म्स। ओके, सो द पेस्ट्री एंड सॉस, जो पेस्ट्री था और जो चटनी थी, टर्न्ड, वो बदल गए इनटू अ फुल मास ऑफ वर्म्स। फॉल का मतलब होगा बदबूदार, गंदा, गलीज। मास का मतलब मिकदार, लेकिन यहाँ पर ढेर के माने मिलेंगे। ऑफ वर्म्स, कीड़े, कीड़ा जो होता है, गंदे जो कीड़े होते हैं उसको वर्म्स। ठीक है, तो क्या हुआ कि पेस्ट्री और चटनी जो है वो कीड़ों की गंदी या बदबूदार ढेर में बदल गए। ठीक, स्टिल मोर एंग्री एट दिस, स्टिल का मतलब अब भी, मोर एंग्री ज़्यादा गुस्सा होकर के, एट दिस, इस पर, स्टिल मोर एंग्री एट दिस कि अब इस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर के। स्टिल का मतलब अब भी, यानी अब इस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर के। दे चॉप द मिल, उन्होंने चक्की के टुकड़े कर दिए, चक्की को काट कर टुकड़े टुकड़े कर दिया। ठीक है, दे चॉप द मिल इनटू पीसेस, उन्होंने चक्की को काट कर टुकड़े टुकड़े कर दिया। तो यहाँ पर टुकड़े टुकड़े कर दिया भी आप कर सकते हैं, उन्होंने चक्की को टुकड़े टुकड़े कर दिया, लेकिन चॉप आ गया है तो बेहतर कि आप काट कर इस्तेमाल करें। तो उन्होंने चक्की को काट कर टुकड़े टुकड़े कर दिया। टू यूज एज फायरवुड, किस लिए? फायरवुड का मतलब होता है आग जलाने की लकड़ी, जिसे आप ईंधन के माने में इस्तेमाल कर सकते हैं। ईंधन का मतलब हर वो चीज़ जिसको जलाया जाए, वो लकड़ी भी हो सकती है या कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए ईंधन के तौर पर आप इस्तेमाल कर तो सकते हैं, लेकिन वो कॉन्सेप्ट आपके जहन में होना चाहिए कि लकड़ी। ठीक है, तो फायरवुड का मतलब जलाने वाली लकड़ी के तौर पर आप ले लीजिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। एंड टू यूज़, किस लिए उन्होंने टुकड़े टुकड़े कर डाले? टू यूज़ एज फायरवुड, जलाने की लकड़ी के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए। एज फायरवुड यानी कि जलाने की लकड़ी के तौर पर, टू यूज़ इस्तेमाल करना, यानी इस्तेमाल करने के लिए, जलाने वाली लकड़ी के तौर पर। ओके गाइस, तो ये पैराग्राफ हुआ और उम्मीद करता हूँ कि अब आपकी समझ में आया होगा। अगर आपके पास कोई डाउट रहा होगा, तो कोई शक रहा होगा या कहीं आपको समझ में नहीं आया होगा, तो इंशाल्लाह